हेलो एवरीवन। जैसा कि ये जो आज का जो लेक्चर है वो पार्ट 2 है, जो कि हम लोग क्लास 9 की चैप्टर 3 जो कि हिस्ट्री नाजीज एंड द राइज ऑफ द हिटलर को इससे पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस किया था। ये पार्ट 2 है। अगर हम थोड़ा सा रिकैप करें तो उसमें देखे थे कि 1940 की बात थी। हेलमेट था, उसके जो पिता थे है ना, वो हेलमेट अपने पापा को सुना था कि भैया वो एक सीरियस टोन में बात कर रहे थे कि या तो हम खुद को ख़त्म कर ले या पूरे परिवार को ख़त्म कर ले। हम लोग के साथ भी एलाइज वही करेंगे जो हम लोगों ने जीविस के साथ किया था, है ना। तो आखिर वो सब ये सब मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में ये सब के मतलब पूरा मैंने स्टोरी बताया है ना। ठीक है, हम कहीं इसे थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ आपको कि क्या क्या था। तो हेलमेट जो है उस तरीके से उसके पापा डेट मर जाते हैं, तो आखिर उसे हेलमेट सोचता है कि आखिर पापा थे क्या। तो पापा जो है उसके नाजी के सपोर्टर थे, है ना, नाजी आइडियोलॉजी के सपोर्टर और एडोल्फ हिटलर के सपोर्टर थे। और ये रहा है एडोल्फ, मतलब ये हिटलर है ना। उसके बाद आखिर हुआ क्या था, 1945 में जर्मनी जो है सरेंडर कर देता है, तो पता चल जाता है। तो उसके बाद जो हिटलर और गोबल्स ये और पूरा फैमिली लेके ये क्या करता है, अपने आप को सरेंडर कर लेता है ना। उसके बाद एक मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनता है, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया जाता है न्यूरमबर्ग में, है ना, जो कि ये क्या करेगा, ये जो क्रिमिनल थे, जो कि आखिर उतने सारे लोगों को, जैसे हिटलर मर गया तो उसके बाद भी लोग तो शामिल होंगे ना, उस सब कौन कौन आखिर शामिल था, उसके लिए ये एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया जाता है जो न्यूरमबर्ग में, जो कि क्या करेगा, मुकदमा चलाएगा जो भी वो सब वार क्रिमिनल्स थे। तो वो सब वार क्रिमिनल पे ये मुकदमा चलाता है। तो उसके बाद कितना वो लोग जो हिटलर है, अगर हिटलर की बात करें तो हिटलर लगभग 6 मिलियन जीविस को 20,000 लगभग ये जिप्सीज को मारा, 1 मिलियन पॉलिश को मारा था, 70,000 जर्मन को मारा था। लेकिन ये लोग जो ये मिलिट्री ट्रिब्यूनल जो बनाया गया था, ये सब इस बार क्या किया, सिर्फ कितने को मौत का मतलब सज़ा सुनाया, सिर्फ 11 लोगों को ही मौत का सज़ा सुनाया था ना ये, और बाकी सबको क्या जेल भेज दिया था ना। क्योंकि वो जानता था कि पहला जो ये वर्ल्ड वार हुआ, पहला वर्ल्ड वार, उसी का देन कहीं ना कहीं, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार में अगर जर्मनी को इतना अगर फर्स्ट वर्ल्ड वार में नहीं उस पर सेंसस लगाए जाते या उस पर उसके मतलब लैंड को छीना जाता। हम लोग देखे थे फर्स्ट वर्ल्ड में कि उसके ये सब पूरा जो ज़मीन है ये सब छीन लिया गया था, है ना। इसके मतलब ये जो ज़मीन छीन लिया गया था, उसके बाद उसको मतलब भी उसके 1/10 पॉपुलेशन को ले लिया गया था। मतलब हर एक चीज़ जिसे देखिए तो उसको 75% जो है उसके आयरन के डिपॉजिट को, 26% उसके कोल को, है ना, ये सब बांट लिया था। ये सब कौन बांट लिया था, एलाइज पावर, है ना। 6 बिलियन का उस पर कर्जा भी दे दिया था, 6 बिलियन लगभग वही 54,000 करोड़ रुपये, जो कि वो एक बहुत बड़ा अमाउंट था उस टाइम के लिए। तो ये सब चीज़ करने के बाद ही कहीं ना कहीं वो जो हिटलर को लगता है भैया कि मेरा जो आखिर किसी का भी देश है ना, तो वो जर्मनी में जो है हिटलर का वहीं उदय हुआ, और हिटलर जो है अपना बदला लेने के लिए एक तरह से गए तो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, है ना। तो आखिर उसके आगे का स्टोरी हम लोग देखते हैं कि द इफेक्ट ऑफ द वार, है ना। देखिए वो मैंने इससे पहले वीडियो में बहुत अच्छे से आपको बता चुका हूँ, है ना, पूरा स्टोरी सुनिए, बहुत अच्छा है ना। उसके बाद ये अब यहाँ से देखिए द इफेक्ट ऑफ द वार, आखिर जो मतलब वार का इफेक्ट क्या रहा, है ना, कौन सा वार सर, वार जो ये उस वार की बात हो रही है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात हो रही है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात हो रही है जब 1914 से 1918 के बीच हुआ, जो कि किसके बीच हुआ, अलाइज और सेंट्रल पावर के बीच हुआ। सेंट्रल पावर में कौन है, सेंट्रल पावर में ही जर्मनी, है ना, जर्मनी थे, है ना, आप कह सकते हैं जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, है ना, थोड़े छोटे मोटे जो देश हैं वो पोलैंड वगैरह वो सब भी थे। और इधर जो सेंट्रल पावर एलाइज में कौन, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब जो था। और अमेरिका जब 1917 में एंट्री मारता है तभी जो है जर्मनी हार जाता है। नहीं तो शुरुआत में तो जर्मनी जीत ही रहा था, फ्रांस को भी कब्जा कर लिया था, पोलैंड को भी कब्जा किया था, है ना। तो स्टार्ट करते हैं द इफेक्ट ऑफ द वार, है ना। तो देखिए द वार हैड टू डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द इंटायर कॉन्टिनेंट बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। देखिए जो युद्ध हुआ, ये युद्ध जो फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 जो हुआ, ये इम्पैक्ट साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से, मतलब पूरे कॉन्टिनेंट पे, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ जर्मनी पे, इंटायर कॉन्टिनेंट, मतलब रशिया, अमेरिका, फ्रांस, मतलब इवन हर देश इससे प्रताड़ित हुआ, है ना। उस पर उस सब मतलब उतना लड़ाई इतना था, 4 साल तक हुआ, उसमें लोग के मतलब साइकोलॉजिकल, मतलब लोग इस चीज़ से उभर नहीं पा रहे थे, पैसे की भी तंगी हो गई, पैसा भी बहुत बर्बाद हुआ। फ्रॉम ए कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ डिबेटर। देखिए जहाँ पर एक जो ये यूरोप, जहाँ वो दूसरे को उधार देता था, अब ये खुद कर्ज लेने वाला बन गया। सोचिए इतना ज़्यादा ये लोग मतलब पैसा वैसा का बर्बादी हुआ। जाहिर सी बात है, लड़ाई मतलब क्या, बर्बादी। Unfortunately, the infant Weimar Republic was being made to pay for the sins of the old empire। और दुर्भाग्य रूप से ये देखिए कि जो वीमार रिपब्लिक
जो कि अभी नया नया बना था, अभी हम लोग बात किए थे इससे पीछे, है ना, या नहीं बात किए तो अभी आगे होगा। तो वीमार रिपब्लिक जो अभी नया बनेगा, है ना, वो यहाँ पर देखिए वीमार रिपब्लिक के बारे में आपको यहाँ जो फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया वीमार रिपब्लिक, जो ये जर्मनी का हारने के बाद क्या वीमार रिपब्लिक बना था 1917 के बाद, जो 1914 से 1918 तक लड़ाई होने के बाद वीमार रिपब्लिक बना था। तो ये वीमार रिपब्लिक जो है, ये वीमार रिपब्लिक को क्या करना पड़ा, वीमार रिपब्लिक जो है ये तो मतलब बेचारा ये पुराना जो एम्पायर, जो इससे पहले जर्मनी में क्या होता था, जर्मनी में राजा का शासन था, है ना, तो पुराने, आखिर जाहिर सी बात है 14 से 18 तक लड़ाई हुआ तो उस समय वीमार रिपब्लिक नहीं था। तो ये राजा के किए हुए एक तरह से सीन्स मतलब पाप या जो भी कह दीजिए, राजा किया और उसका भरपाई किसको भरना पड़ रहा है, वीमार रिपब्लिक को भरना पड़ रहा है। वीमार रिपब्लिक तो अभी 1918 में बना, लड़ाई 1914 से स्टार्ट था। तो राजा के कहीं ना कहीं राजा के गलत डिसीजन को के लिए कौन पे कर रहा है, वीमार रिपब्लिक को पे करना पड़ रहा है। कैसे, इसको पूरा इसका सेंसर लगाया कि भैया इतना इतना पे करना पड़ेगा, इतना जमीन वगैरह सब। The Republic carried the burden of war guilt and national humiliation and was financially crippled by being forced to pay compensation। देखिए रिपब्लिक जो है, रिपब्लिक आया मतलब जर्मनी में रिपब्लिक तो हो गया, राजा हट गया, तो उसके बाद तो डेमोक्रेसी आ गया। लेकिन ये डेमोक्रेसी किस काम का, जब आपके ऊपर पूरा ये वार गिल्ट मतलब जर्मनी को पूरा कहा कि सबका दोषी तुम हो, नेशनल ह्यूमिलेशन मतलब पूरा एकदम ह्यूमिलेट किया, बेइज्जती, है ना, और फाइनेंशियली क्रिपल भी कर दिया गया उसका सारा, जिसे हम लोग देखे थे इसमें, अभी हम बात किए थे। तो इसमें इसका क्या है, देखिए इसका आयरन ले लिया गया 75%, 26% कोल, 13% उसका टेरिटरी ले लिया गया, 1/10 उसके पॉपुलेशन ले लिया गया, जितने भी कॉलोनी थे वो सब ले लिया गया। तो ये सब ले लिया गया तो उसको क्या एक तरह से कहिए आप उसको, मतलब उसका पैर हाथ सब तो ले ही लिए, लूला लंगड़ा बना दिया उसको एक तरह से कहिए तो, है ना। वही कह रहा है कि यहाँ पर देखिए लिखा हमने, कहाँ गया ये क्रिपल का मतलब ये लूला लंगड़ा, है ना, मतलब आप उसको अपाहिज कर दिए एक तरह से, इतना सारा कंपनसेशन देके। तो दोज हु सपोर्टेड टू वीमार रिपब्लिक, मेनी सोशलिस्ट, कैथोलिक एंड डेमोक्रेट्स बिकम इजी टारगेट्स ऑफ अटैक्स इन द कंजर्वेटिव नेशनल सर्कल्स। देखिए वीमार रिपब्लिक को, जो वीमार रिपब्लिक बना था तो उसको जो है लोग सपोर्ट जो करते थे, जिसे कौन, सोशलिस्ट, कैथोलिक एंड डेमोक्रेट्स। सोशलिस्ट मतलब जो समाज के बारे में सोचते हैं, कैथोलिक मतलब जिसे चर्च वगैरह फादरी वगैरह ये सब, है ना, और डेमोक्रेट्स का मतलब जो डेमोक्रेसी चाहते हैं, ना। तो ये सब देखिए कहीं ना कहीं जो राजा का शासन था, राजा का शासन के बाद ये डेमोक्रेट्स ये लोग सोचा कि भैया ठीक है ये थोड़ा सा मॉडर्नाइज होगा, डेमोक्रेसी आएगा, तो जो भी है ये सब जो राजा जो लड़ाई वगैरह किया वो सब नहीं, ये सब चीज़ होगा, डेमोक्रेसी वगैरह रहेगा तो कोई भी डिसीजन मतलब अकेला नहीं ले पाएगा। यही चीज़ हुआ यहाँ पर। वीमार रिपब्लिक जो है, वीमार रिपब्लिक को जो सपोर्ट करते थे, जिसे सोशलिस्ट, कैथोलिक और डेमोक्रेट्स, इस सबको टारगेट करने लगा। कौन टारगेट कर रहा है सर, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कौन है, कंजर्वेटिव वैसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं चेंजमेंट, जो चाहते हैं कि राजा वाला ही सिस्टम अच्छा था ना। तो यहाँ पर जो सोशलिस्ट, कैथोलिक और डेमोक्रेट्स, ये कौन है सर, ये किसको सपोर्ट कर रहा है, वीमार रिपब्लिक को। और कंजर्वेटिव क्या चाहते हैं कि वो जो राजा वाला सिस्टम था वही सही था। दे वेयर मॉकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल। ये जो कंजर्वेटिव हैं, ये जो वीमार रिपब्लिक के जो सपोर्ट करते हैं, वीमार रिपब्लिक को जो सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे सोशलिस्ट, कैथोलिक और डेमोक्रेट्स, उस सबको ये नवंबर क्रिमिनल बोलते थे। कौन बोलते थे, कंजर्वेटिव जो हैं वो इस सबको, डेमोक्रेट, सोशलिस्ट और कैथोलिक जो कि वीमार रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे, उस सबको ये कंजर्वेटिव वाला नवंबर क्रिमिनल बोलता था। क्यों, क्योंकि ये जो ट्रीटी हुआ था वर्साइल का, जिसमें जर्मनी पे सब थोपा गया था, ये जर्मनी को एक्सेप्ट करवाया गया था कि आपको इतना इतना देना है ना, आपके ज़मीन ये सब, तो नवंबर में हुआ था और इसलिए ये सब नवंबर क्रिमिनल से उस सबको बोलता है। तो नवंबर क्रिमिनल क्या है सर, तो नवंबर क्रिमिनल वीमार रिपब्लिक के सपोर्टर को बोला जाता है। बोलता कौन था, कंजर्वेटिव बोलता था। क्यों, क्योंकि उन लोग के ये सब मानता था कि भैया तुम ही लोग के चलते तुम लोग आखिर उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो आज कहीं ना कहीं हम लोग का जो है ये सब इतना जो बटन वगैरह जो भी है नहीं जाता, है ना। कहीं ना कहीं ये सब जो कंजर्वेटिव है मानता है कि वीमार रिपब्लिक जो है तुम लोग ही मिल के, है ना, ये जो है लड़ाई वगैरह, मतलब वीमार रिपब्लिक क्या करे, वीमार रिपब्लिक का कुछ है, वीमार रिपब्लिक तो बाद में बना, है ना। लेकिन हाँ ये एक्सेप्ट किया कि हम ठीक है इतना देंगे, तो आपके पास वो चारा भी नहीं है ना, आप पे सब चीज़ थोपा गया और ये एक्सेप्ट कर लिया, बस इसी यही गलती है ना। तो आप यहाँ पर हारे हो तो आपको तो पे करना पड़ेगा। दिस माइंडसेट हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऑफ द अर्ली 1930s एज वी विल सून सी। जो माइंडसेट है मेजर इम्पैक्ट डालेगा पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे अर्ली 1930s। देखिए अभी ये 1918 का बात हो, ये 1918 के बाद का बात हो रहा है ना। तो मतलब
अब ये जो माइंडसेट है, जैसे लोग जो है ये वेमार रिपब्लिक को सपोर्ट नहीं कर रहे, ये सब नहीं चाहेगा, ये सब चाहेगा कि वेमार रिपब्लिक हटे और फिर से राजा वाला सिस्टम है या कुछ भी है। यानी कि ये जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा 1930 तक आने तक में, वहीं पर जो है यही हिटलर जन्मेगा यहाँ से, और हिटलर जो है इस वेमार रिपब्लिक के चाहे किसी भी चीज़ को हटाएगा और ये अपना डिक्टेटर रूल करेगा। अभी देखेंगे हम लोग आगे, ये लिखा है वी विल सून सी, ठीक है ना। अभी आगे के कहानी, द फर्स्ट वर्ल्ड वार लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। जो पहला वर्ल्ड वार हुआ वो एक गहरा छाप छोड़ा यूरोपियन के सोसाइटी पे, पॉलिटी पे, हर एक चीज़ पे। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियन, जो लोग हैं वो मतलब सोल्जर्स को सिविलियंस के ऊपर का दर्जा देने लगे, है ना। ये जितने भी पॉलिटिक्स है ना, देखिए यहाँ से खेल खेलना स्टार्ट हो गया। लोग जो है, अब देखिए जाहिर सी बात है, आप पॉलिटिक्स जो नेता हैं तो आप कभी भी कुछ भी ऐसे नहीं कर सकते। आप जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं घुसेगा, यानी कि आप सत्ता में नहीं आएगा, सत्ता में आइएगा तभी तो आप किसी भी चीज़ को अमेंड करके चेंज कर सकते हैं या कुछ भी चीज़ कर सकते हैं, है ना। आप बोली से थोड़ी होगा, आप वहाँ पार्लियामेंट में जाइए, है ना, जीतिए चुनाव, जीतिए सरकार बने, उसके बाद कोई भी चेंजमेंट ला सकते हैं, है ना। तो यही चीज़ यहाँ हो रहा है। द फर्स्ट वर्ल्ड वार लेफ्ट द डीप इम्प्रिंट ऑन द यूरोपियन सोसाइटी ऑफ द पॉलिटी। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियन, सोल्जर्स को सिविलियंस के ऊपर दिखाया जाने लगा, बोला जाने लगा, क्योंकि देखिए पहला बात कि जर्मनी का मिलिट्री को हटा दिया गया है, जर्मनी के मिलिट्री को हटा दिया गया है। तो अब जो नेता लोग हैं, नेता क्या कर रहा है, नेता कर रहा है कि भैया सिविलियन सोल्जर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, है ना, सोल्जर्स को ऊंचा ऊंचा दिखाएगा ये सब, है ना, क्योंकि इसको लड़ना है ना। तो आखिर कोई चाहिए। Politician and publicity laid great stress on the need for man to be aggressive, strong and masculine। जो राजनेता है, नेता वगैरह, है ना, ये सब क्या कर रहे हैं, ये नेता यानी कि क्या, कंजर्वेटिव, जो वेमार रिपब्लिक को सपोर्ट नहीं करते हैं ना, जिसको चाहिए क्या, बदला चाहिए, जर्मनी को खोया हुआ सामान चाहिए। तो ये क्या कर रहे हैं पॉलिटिशियन, हर जगह जिसे पब्लिसिटी कर रहे हैं कि भैया आदमी को एक एग्रेसिव होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, मैस्कुलिन होना चाहिए, मर्द होना चाहिए, है ना, उसको लड़ने वाला होना चाहिए, उस मतलब कोई कुछ भी थोप नहीं सके। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ, जो मीडिया है वो क्या करने लगा, ट्रेंच लाइफ यानी कि सोल्जर्स के जो मतलब जिसे ट्रेंच का मतलब होता है गड्ढे होते हैं ना, तो गड्ढे में सोल्जर जहाँ पर रहते थे उनके लाइफ ग्लोरीफाई करने लगा कि भैया देखिए वो लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसे हैं, मतलब वो लोग के कारण ही जो है एक लड़ाई हार गए तो क्या हुआ 1914 से 1918 में, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार हार गए तो क्या हुआ, अभी हम लोग अपना खोया हुआ सामान लेंगे, ये वैसे वैसे। द ट्रूथ हाउएवर वाज दैट सोल्जर्स लिव मिजरेबल लाइफ इन द ट्रेंचेस ट्रैप्ड विथ रैट्स फीडिंग ऑन कॉर्प्सेस। लेकिन सच्चाई तो ये था, जो ये लोग लाइफ के उसके मीडिया के लाइफ को अच्छे से दिखा रहे थे, मीडिया देखिए झूठा होता है ना, उसको जो जैसा पैसा फेंकेगा वैसे दिखेगा। द ट्रूथ हाउएवर, लेकिन हालांकि सच्चाई ये थी कि वो जो है सोल्जर्स का जो स्थिति था बहुत ही एकदम दयनीय था। वे मतलब ट्रेंचेज में रहते थे, जो मतलब जहाँ पर वो कस्बे गड्ढे वगैरह जो भी में रहते थे, वो उसमें चूहे वगैरह जो हैं वो डेड बॉडी को खा रहे हैं, वहाँ पर वो रह रहे हैं, है ना। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद स्थिति बहुत डाउन था मीडिया का, लेकिन ये लोग फिर भी उसको दिखा रहा है अच्छे से। दे फेस पॉइजनस गैसेज एंड इनिमी शेलिंग, उन लोगों को जहरीले जहाँ गैस हैं वहाँ पर उन चीज़ को फेस करना पड़ा। इनिमी शेलिंग, जो दुश्मन के मतलब जहाँ पर दुश्मन के बसेरा था उसमें वो लोग रह रहा है। एंड विटनेसेस देयर रैंक्स रिड्यूस रैपिडली, और वो देख भी रहे हैं कि उनका जो है रैंक मरते देखते तो साथ। अब जाहिर सी बात है वो लोग को सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है, मतलब डिमिलिटराइज हो गया है, मतलब वो लोग का स्थिति सही नहीं है ना, तो उन लोग का मतलब कमी भी हो रहा है, मर भी रहे हैं। एग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्युपाइड center stage in public sphere while popular support grew for conservative dictatorship that had recently come into being। देखिए एग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा मतलब एक तानाशाही, है ना, एग्रेसिव मतलब जो नेता है पॉलिटिशियन है वो लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिटिशियन कर रहे हैं भैया वार प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ना लोगों, मतलब कि भैया हम लोग को लड़ना है ना, हम लोग को जो है वो अपना जर्मनी का खोया हुआ हैती लाना है। एंड नेशनल ऑनर ऑक्युपाइड बाय द सेंटर स्टेज इन द पब्लिक स्पेयर while popular support grew for the conservative dictatorship that has recently came into being। और इस तरीके से क्या होगा कि देखिए हम पहले ही बोला कि आप तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक आप सत्ता में नहीं आएगा, सत्ता में तब आइएगा जब आपको सपोर्ट रहेगा, क्योंकि वोट मिलेगा तभी आप जीतिएगा, तब जाके आप किसी भी चीज़ को बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मिलिट्री हर एक चीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब यही होगा, डिक्टेटरशिप आएगा। डेमोक्रेसी वाज इंडीड अ यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया विच कुड नॉट सर्वाइव द इंस्टेबिलिटी ऑफ इंटर वार यूरोप। ये कहते थे कि डेमोक्रेसी तो अभी नया चीज़ है, यंग है, फ्रेजाइल का मतलब होता है जो मतलब थोड़ा सा में टूट जाएगा, है ना। तो डेमोक्रेसी एक नया सिस्टम है। देखिए पहले जब का बात हो रहा है उस टाइम तो हर ज़्यादातर देश क्या होते थे, ज़्यादातर देश जो है वो आपको इस चीज़ पे चलते थे, किस चीज़ पे,
ये मोनार्की है ना, हर जगह राजा होते थे, है ना। तो ये कह रहा भाई डेमोक्रेसी तो अभी नया नया आइडिया, ये कौन कर रहा है, ये सब ये नेता लोग कर रहा है, पॉलिटिशियन कर रहा है ना, जिसको मतलब जो जैसे हिटलर के जैसे कैसे पॉलिटिशियन, तो ये वही कह रहा है सब कि भैया डेमोक्रेसी तो एक नया नया आइडिया, हमारे पब्लिक क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, है ना, और ये सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा, है ना। हम लोग को अगर अपना हेती लाना है तो हम लोग को एक डिक्टेटरशिप टाइप, है ना, या ये डेमोक्रेसी को हटाना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं कुछ होगा, है ना। ये अपना क्या लोगों को मतलब एग्जूट कर रहा है ना। अब देखिए अगला जो है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, यहाँ पर अब इसको देखते हैं। देखिए द बर्थ ऑफ द वीमार रिपब्लिक कोइंसाइड विद द रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ द स्पार्टिस्ट लीग ऑन द पैटर्न ऑफ द बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन द रशिया। देखिए कह रहे हैं कि वीमार रिपब्लिक जो है वो हमारे पब्लिक कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड मतलब उसके टक्कर में कोई चीज़ है, और टक्कर में कौन है भैया, तो टक्कर में है रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग। ये रिवोल्यूशनरी मतलब क्या, जो रिवोल्यूशन करेगा ऑन स्पार्टिस्ट लीग। स्पार्टिस्ट लीग जो है 1914 में ही बना था, हमारे पब्लिक लगभग 1918 में हुआ होगा या 1919 में, अच्छा नहीं 1918 में ही हुआ होगा क्योंकि युद्ध हुआ उसके बाद हमारे पब्लिक बना दिया गया था। तो स्पार्टिस्ट लीग जो है 1914 से है बना हुआ जर्मनी में, है ना। और ये किस पैटर्न पे काम करता है, ये बोल्शेविक रिवोल्यूशन इन रशिया। देखिए रशिया इस जो सेकंड चैप्टर आपका हिस्ट्री का था रशियन रिवोल्यूशन, उसमें जिसे बोल्शेविक पार्टी के बारे में पढ़ना था, तो अभी तो वो नहीं है थर्ड चैप्टर, उसमें भी कहानी थोड़ा बताऊंगा मैं आपको, तो आप इस पर लिंक कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। बोल्शेविक रिवोल्यूशन जो है वो रशिया में हुआ था, है ना, बोल्शेविक पार्टी था वो रशिया में, जो कि 1917 में स्टार्ट हुआ था, है ना। तो ये 1914 में स्पार्टिस्ट लीग जर्मनी में बना। ये बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो है 1917 में स्टार्ट हुआ था रशिया में। तो ये जो स्पार्टिस्ट लीग है, इन लोगों को ये जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो रशिया वाला, इस सब का बहुत अच्छा लगता था कि वो लोग जिस तरीके से रशिया में किया उसी तरीके से ये लोग भी करना चाहता था। ये लोग भी यहाँ के बीमार रिपब्लिक को हटा के अपना जो है वो अपना सिस्टम लागू करना चाहता था, है ना। फिर से स्पार्टिस्ट लीग जर्मनी में था, 1914 में बना था। जब 1918 में वीमार रिपब्लिक बना तो उसके बाद ये लोग स्पार्टिस्ट लीग कहा कि तो गलत है, ये वीमार रिपब्लिक को हटना पड़ेगा, है ना। ये इसको पसंद नहीं करता था वीमार रिपब्लिक, क्योंकि ये सब मानता था कि वीमार रिपब्लिक जो है ये क्या किया, ये सब जो है बात मान लिया उसका, है ना, और सब चीज़ हम लोग को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, सारा ज़मीन ले लिया, ये ले लिया, वो सब ले लिया, है ना। तो ये जो है स्पार्टिस्ट लीग किस पैटर्न पे काम करता था, तो बोल्शेविक रिवोल्यूशन, है ना, जो बोल्शेविक रिवोल्यूशन ये भी एक पार्टी था जो कि कहाँ का था, रशिया का, रशियन रिवोल्यूशन सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री का, है ना। तो इसके बाद अगर देखूँ तो पढ़ा दूंगा आपको। तो देखिए उसमें तो ये स्पार्टिस्ट लीग बोल्शेविक रिवोल्यूशन पे काम करता था और ये चाहता था कि भैया ये हमारे रिपब्लिक हट जाए। सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वेयर एस्टेब्लाइज। सोवियत ऑफ वर्कर्स जितने भी वर्कर्स थे और सेलर्स थे, नाविक थे, है ना, ये सब को एस्टेब्लाइज किया गया, बता रहा हूँ एस्टेब्लाइज। ये बाहर देखिए स्पार्टिस्ट लीग वाज अ रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट ग्रुप which is formed in Germany during 91st First World War. After their movement was suppressed by the Weimar Republic, the Spartists later founded the Communist Party of Germany. ये अभी आगे आएगा आपको। देखिए यहाँ पर जैसे फोटो देखिए, दिस बोला है दिस इज़ अ रैली ऑर्गेनाइज बाय द रेडिकल ग्रुप नोन एज स्पार्टिस्ट लीग। देखिए ये एक रैली है जो स्पार्टिस्ट लीग के जो है ना, स्पार्टिस्ट यहाँ पर देखिए सोवियत और सेलर वगैरह सब बहुत सारे नाविक, मतलब आप देखिए रैली, मतलब रैली मतलब देखिए आप मास मूवमेंट से कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मास मूवमेंट है, मतलब मास मूवमेंट यानी कि अगर लोग हैं तो आप किसी भी चीज़ को बदल सकते हैं। दिस इज़ अ रैली ऑर्गेनाइज बाय द रेडिकल ग्रुप नोन एज अ स्पार्टिस्ट लीग इन द विंटर 1980 से 1999। द स्ट्रीट्स ऑफ बर्लिन वेयर टेकन ओवर बाय द पीपल, है ना। स्ट्रीट मतलब गली जो है बर्लिन की, पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन बिकम कॉमन। लोग जो है वो क्या हर जगह मतलब लोग ही मतलब जो कोई भी पॉलिटिक्स वाला जो जैसे जैसे मोदी देखें तो मोदी जैसे क्या करेगा, अगर मोदी है तो भीड़ जो है, भीड़ आपको किसी भी चीज़ को दिखाता है कि भैया हाँ आपके सपोर्टर हैं, ये हैं। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, स्पार्टिस्ट लीग जो है ये इस तरीके अपना सपोर्टर को दिखा रहा है ना। अब जाहिर सी बात है, आप सपोर्टर दिखा रहे हैं यानी कि कहीं ना कहीं आप सरकार के विरुद्ध जा रहे हैं, या जो भी है ये तो सरकार के विरुद्ध जा ही रहा है। किसके विरुद्ध, वेमार रिपब्लिक के विरुद्ध। अब देखिए होता ये है कि यहाँ पर होता यह है कि इन मेनी सिटीज, बहुत सारे शहर में, द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वाज चार्ज विद डिमांड्स ऑफ सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। देखिए बर्लिन में यानी कि जर्मनी के बर्लिन में यानी कि लोग डिमांड कर रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं, सोवियत स्टाइल गवर्नेंस। सोवियत स्टाइल गवर्नेंस कहाँ है, रशिया में हुआ था ना। और ये कौन, ये एक तरह से कहिए तो ये बोल रहा है करने के लिए स्पार्टिस्ट लीग, है ना। तो दोज अपोज टू दिस सच एज द सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिक मेट इन वीमार टू गिव शेप टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देखिए
वेमार रिपब्लिक जो है, वेमार रिपब्लिक के सपोर्टर कौन कौन है? सोशलिस्ट, डेमोक्रेट, कैथोलिक। ये लोग कभी चाहेगा कि हम लोग हटे नहीं, जाहिर सी बात है, ये डेमोक्रेसी है ना। और ये जो है सोवियत स्टाइल ऑफ गवर्नेंस में क्या था, रशिया वाला ये सब मांग किया था भैया कि सोवियत स्टाइल ऑफ गवर्नेंस अगर देख लीजिए थोड़ा सा, तो ये अगर सेकंड चैप्टर में क्या होता है कि व्हाइल द फरवरी रेवोल्यूशन लेड टू द एंड टू मोनार्की इन रशिया। देखिए फरवरी रेवोल्यूशन हुआ था जिसमें रशिया में मोनार्की को ख़त्म हुआ था फरवरी रेवोल्यूशन से। अक्टूबर रेवोल्यूशन जो उसके बाद हुआ, अक्टूबर रेवोल्यूशन लीड टू द एंड ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट। अक्टूबर रेवोल्यूशन से क्या हुआ कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो यानी कि मोनार्की के बाद एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना था, सरकार बना था जो थोड़े समय के लिए, वो अक्टूबर रेवोल्यूशन से वो सब खत्म हो गया। अक्टूबर मतलब महीना है, रेवोल्यूशन मतलब उस टाइम जो लोग हैं मतलब एक तरह से कहिए क्रांति किए, लोगों को सरकार हटा दिए, इतना। रशिया वाज डिक्लेयर एज अ सोशलिस्ट कंट्री आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन। और रशिया को है सोशलिस्ट कंट्री बना दिया गया, समाजवादी देश एक तो जो अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद, है ना। तो देखिए कहाँ रशिया पहले मोनार्की था, फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट बना, फिर उसके बाद एकदम सोशलिस्ट बन गया। तो कहने का मतलब ये हम समझाना चाहते हो कि ये जो स्पार्टिस लीग है ये डिमांड कर रहे हैं सोवियत स्टाइल गवर्नेंस, है ना। उस सबके गवर्नमेंट क्या था कि स्टॉप, पहला जो सोवियत स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट 3 चीज़ होता था, स्टॉप वार, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक एंड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब लड़ाई रोको, लड़ाई मत करो बिना मतलब का, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, बैंक का नेशनलाइजेशन करो क्योंकि बैंक का नेशनलाइजेशन करो, और तीसरा चीज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये ज़मीन का बंटवारा करो, है ना। ये देखिए ये अभी आप इस पर लोड मत लीजिए, है ना। ये जब सेकंड चैप्टर का कहानी जब चलेगा तो उसमें आपको सब समझ में आएगा, है ना। अभी आप ये समझो कि ये जो है ये सोवियत स्टाइल ऑफ गवर्नेंस की मांग कौन कर रहा है? ये स्पार्टिस लीग कर रहा है ना। अब स्पार्टिस लीग कर रहा है भैया सोवियत स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, और जो वीमार रिपब्लिक है इसको तो अच्छा नहीं लगेगा। ये वीमार रिपब्लिक क्या करेगा? तो वीमार रिपब्लिक जो है ये सोवियत जो स्पार्टिस लीग को ख़त्म करने के लिए, या कहिए तो उसको मतलब लोगों को मारने के लिए, या मतलब एकदम ख़त्म करने के लिए एक कमिटी बनाएगा। द वीमार रिपब्लिक क्रश्ड द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ ए वार वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री क्रॉप्स, है ना। वीमार रिपब्लिक खत्म करने के लिए जो अपराइजिंग हो रहा है, यानी कि इसके खिलाफ बोल रहे हैं लोग, कौन बोल रहे हैं? स्पार्टिस लीग। देख रहे हैं इतने सारे लोग जो हैं एक कह रहा है वीमार रिपब्लिक हटो हटो, है ना, तुम्हारे चलते ये जो भी हुआ ये सब हुआ, है ना। तो वीमार रिपब्लिक जो है वो क्या करता है, इसको इस सब अपराइजिंग को बंद करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जितने भी जो भी सोल्जर्स थे, पुराने वाले जो सोल्जर्स थे, उसमें से कुछ चुन चुन के लोगों को लाएगा, और जिसको फ्री क्रॉप बोला जाएगा, है ना, फ्री कॉप्स, और वो सब क्या करेगा, जितना भी है स्पार्टिस लीग को मारेगा। द एंग्वाइस स्पार्टिस लीग्स फाउंड टू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, है ना। स्पार्टिस लीग जो है, स्पार्टिस जो है वो बाद में जो मारेगा, उसको मारेगा। उसके बाद जो स्पार्टिस जो है, स्पार्टिस ये बाद में एक पार्टी बनाएंगे जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, है ना। स्पार्टिस जो है वो बाद में पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट हैंसफोर्थ बिकम इनकॉन्शिएबल एनिमीज एंड कुड नॉट मेक कॉमन कॉज अगेंस्ट हिटलर। देखिए स्पार्टिस जो है वो बाद में एक पार्टी बनाएगा जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, है ना। ये सब नहीं चाहता है डेमोक्रेसी, है ना। तो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट कौन? सपोर्टर ऑफ वीमार रिपब्लिक। और स्पार्टिस्ट कौन? ये कम्युनिस्ट के सपोर्टर कौन है? स्पार्टिस्ट। और ये कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो है ये एक दूसरे के ही दुश्मन है ना। जो कि ये कभी भी हिटलर यानी कि जो एनिमीज एंड कुड नॉट मेक कॉमन कॉज अगेंस्ट हिटलर, है ना। देखिए ये दोनों अपने में लड़ रहा है, ये सोशलिस्ट अपने में लड़ रहा है, ये कम्युनिस्ट अपने में लड़ रहा है ना। और ये जो हिटलर के खिलाफ बोल नहीं पाएंगे ये सब। अभी देखिए हिटलर का कैसे होगा। बोथ रिवोल्यूशनरी एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्रेव्ड फॉर रेडिकल सॉल्यूशन। जो दोनों रिवोल्यूशनरी एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्रेव फॉर द रेडिकल सॉल्यूशन, ये दोनों खुद ही अपना एक तरह से कहिए ना कब्र खोद लेगा। अभी देखिए कैसे। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वाज ओनली ठीक है। देखिए पॉलिटिकल रेडिकलेशन वाज ओनली हाईलाइटेड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। पॉलिटिकल रेडिकलेशन जो है वो मतलब देखिए 1923 में क्या होता है कि जर्मनी में
इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है। इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा तो देखिए पॉलिटिकल में जो लोग हैं ना वो और मतलब वो रेडिकल वो और भी उदारवादी हो जाएगा ना, वो और मतलब कहने लगे बीमार रिपब्लिक जो है बहुत अच्छा नहीं है ना, आप हमको सपोर्ट करो, हमको वोट दो, हमको जिताओ, फिर हम देखो आपका स्थिति बदल देंगे, ज़िंदगी बदल देंगे, है ना। यहाँ पर अभी होगा देखिएगा। जर्मनी हैड फाउट द वार लार्जली ऑन लोन्स एंड हैड टू पे वार रिपरेशन इन गोल्ड। देखिए जर्मनी जो है वो लड़ाई जब लड़ा था, है ना, तो लड़ाई लड़ा था तो उसके बाद जो उस पर जो कर्जा जो मतलब 6 बिलियन का लगाया गया था, यानी कि लगभग 54,000 करोड़ रुपए का, है ना, तो जर्मनी उसको पे कैसे कर रहा था। पैसा जब खत्म हो गया तो जर्मनी जो है उसको सोना के रूप में पे कर रहा था ना, अपना सोना दे रहा था। लेकिन बाद में दिस डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व एट द टाइम ऑफ रिसोर्सेज वाज स्कैरी। उसके बाद क्या हुआ, सोना दे रहा है ठीक है, तो सोना भी उसके यहाँ भी खत्म होगा ना, तो जब उसका सोना ज़्यादा खत्म हो जाता है, यानी कि खत्म ही हो जाता है, तो जर्मनी जो है वो देने से मना कर देता है। इन 1923 जर्मनी जो है वो क्या किया, मना कर दिया कि हम भाई सोना नहीं देंगे, है ना। तो इसके कारण से फ्रेंच क्या कर लेता है, ऑक्युपाई कर लेता है उसका इंडस्ट्रियल एरिया रूर को। रूर जो है जहाँ से बहुत ज़्यादा कोयला मिलता है ना। तो देखिए यहाँ रूर दिखाता हूँ, तो ये देखिए ये जर्मनी है, तो यहाँ पर जो ई वाला एरिया जो इसको रूर बोलते हैं, यहाँ से क्या इसको कब्जा कर लिया कौन, फ्रांस। ये फ्रांस जो है इस रूर वाले इलाके को कब्जा कर लिया, कहा कि ठीक है तुम सोना मत दो, हम वहाँ से गोल्ड जो कोयला है उसी से उतना ले लेंगे एरिया, बस हो गया। तो ये देखिए यानी कि फ्रेंच जो है ऑक्युपाई कर लिया रूर को, जहाँ से उसका कोयला बहुत ज़्यादा में निकलता था। सोना नहीं देगा तो कोयला से होगा। जर्मनी रिटेलिएटेड विथ पैसिव रेजिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली। अब जर्मनी क्या करता है कि इस चीज़ से मतलब थोड़ा सा कि स्थिति अच्छा हो, पैसा तो है नहीं, इसके बाद ये मतलब अनाधुन मतलब जो है ना पेपर करेंसी बहुत छापता है ना, पेपर करेंसी छापता है। देखिए पैसा छापना सॉल्यूशन नहीं है गरीबी का। अब बात समझो, आपके पास रिसोर्सेज वही के वही हैं, आप पेपर छाप के मतलब नोट छाप के अगर मतलब नोट आप सिर्फ मार्केट में सर्कुलेट कर दोगे तो नोट थोड़ी नोट मतलब लोगों की नीड्स को थोड़ी पूरा कर पाएगा, रिसोर्स ना लोगों के नीड्स को पूरा कर पाएंगे। तो अगर मान लीजिए आप सोचते होंगे कि जैसे मोदी है, तो अगर देश में इतना गरीबी है तो काहे नहीं भैया मोदी पूरा पेपर नोट छपा देता है, सबको नोट दे बांट दे, दो बोरा घर पे सबके भिजवा दे, एकदम सबका एकदम हो जाएगा स्थिति अच्छा। नहीं, वो और गलत हो जाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज तो आपके पास लिमिटेड ही ना है। तो आप क्या कीजिए, रिसोर्स को भी बढ़ाइए और फिर नोट को छापिए, तब तो ये एक अच्छा चीज़ है। तो ये क्या किया जर्मनी जो है अपने रिसोर्सेज को फिक्स रखा, मतलब फिक्स किया, जर्मनी जो है रिसोर्सेज को नहीं बढ़ा रहा है और पूरा पेपर करेंसी छाप दिया। विद टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क फेल। जर्मनी को जो है मतलब वो पैसा जो है मार्क में, जैसे कैसे यूएस का डॉलर हो गया, इंडिया का रुपीज़ हो गया, उसी तरीके से अफगान का अफगानी हो गया। तो जर्मनी का जो मतलब पैसा था मार्क, वो इतना ज़्यादा जर्मनी पैसा छाप दिया, इतना ज़्यादा पैसा छापा कि उसका वैल्यू जो है पैसा का एकदम गिर गया। अब देखिए आप खुद सोचिए, अप्रैल में द यूएस डॉलर जैसे एक डॉलर जैसे अगर मान लीजिए अभी $1 कितना होगा, अगर अभी $1 अगर 80 रुपये लगभग होगा मे बी, अगर अभी जो मतलब मे बी मान तो $1 80 रुपये के बराबर। यानी कि अगर एक तरफ अमेरिका का $1 रखिए, है ना, $1 रखिए, इधर से हम लोग अपना 80 को रुपया रखेंगे ना, तो तब बराबर करेगा। तो वो $1 हम लोग 80 को दे रहे हैं, तब उसका बराबरी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है हम लोग का वैल्यूएशन कम है उसके आगे। उसी तरीके से देखिए ये जो जर्मनी का $1 कितना है, 24,000 मार्क है। 24,000 मार्क क्या, अगर हम लोग इंडिया में बात करेंगे तो 1,02,837 रुपया है। जुलाई में उसी का देखिए अभी एक कब हुआ, एक कब का, अप्रैल का बात था, जुलाई में और इतना ही सब नोट छापा, इतना नोट छापा कि उसका वैल्यू और गिर गया, लगभग 3,53,000 मार्क हो गया $1 का वैल्यू। यानी कि अगर उसको रुपीज़ में कैलकुलेट करेंगे तो ये 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 1,51,25,640 रुपीज़। आप समझ रहे हैं, बहुत एक बड़ा अमाउंट है ना। ये अगस्त में एक का वैल्यू हो गया ये 19,80,04,142 रुपीज़। आप देखिए कहने का मतलब ये इतना छापा, इवन दिसंबर में तो जाते जाते भैया ये तो भैया 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, उसके बाद अरब, हाँ तो 4 अरब 23,60,28,905 रुपीज़। आप
मतलब कहाँ हम लोग अभी इंडिया में क्या है कि $1 दीजिए 80 रुपये, है ना, लगभग, है ना, बात समझिए। ये $1 का पैसा उसका इतना के बराबर हो गया, यानी कि सोचिए पैसा का एकदम मतलब कोई वैल्यूएशन ही नहीं है, यानी कि उतना दे रहा है तब जाके कहीं उसको $1 कह रहा है कि तुम्हारा ये वैल्यूएशन है। देखिए होता ये था कि आप समझिए ट्रिलियन में चल गया। देखिए एज द वैल्यू ऑफ द मार्क्स कोलैप्स प्राइसेस ऑफ गुड्स स्क्वाड, है ना। देखिए सामान का जो है वैल्यू ऑफ द मार्क्स कोलैप्स, मार्क्स का जो वैल्यू है वो एकदम खत्म हो चुका, तो सामान के जो दाम है आसमान छूने लगी। द इमेज ऑफ द जर्मन कैरी कैटलोड्स ऑफ द करेंसी नोट बाई टू लोफ ऑफ ब्रेड वाज वाइडली पब्लिश्ड वर्ल्ड वाइड सिंपैथी। देखिए हुआ तो ये कि आप समझिए कि एक वो ब्रेड खरीदने के लिए, एक ठो ब्रेड खरीदने के लिए लोग जो है ट्रक में भर के पैसा ले जाते थे, ट्रक में। अब सोचिए एक ब्रेड खरीदने के लिए आप ट्रक में पूरा भर के पैसा ले जा रहे हैं, तो सोचिए वो ट्रक को बुक करने के लिए कितना लगा होगा। आप सोचिए एक ब्रेड पैकेट खरीदने के लिए आप एक ट्रक पैसा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए ई फोटो में, इस फोटो में क्या दिख रहा है, इस फोटो में दिख रहा है कि यहाँ पर बास्केट्स एंड कार्ट्स बीइंग लोडेड एट द बैंक इन बर्लिन विद द पेपर करेंसी फॉर वेजेस पेमेंट इन 1923। द जर्मन मार्क हैड सो लिटिल वैल्यू दैट द वास्ट अमाउंट हैड टू बी यूज्ड इवन फॉर ए स्मॉल पेमेंट। इतना सारा ही देखिए एक टोकरी टोकरी में पैसा लेके जा रहा है साहब, क्यों, किसी भी चीज़ को पेमेंट करने के लिए। आप सोचिए कि एक तो बोला तो कि एक ब्रेड का दाम खरीदने के लिए भैया वो सब ऐसे ट्रक कार्ट लोड में पैसा भर के ले जा रहा है, तो उस ट्रक को मतलब बुक करने में कितना मतलब पैसा दिया होगा सर। मतलब पैसा का वैल्यू ही नहीं था, इतना ज़्यादा करेंसी छाप दिया था पेपर। तो पैसा छापना यानी कि आपके मतलब गरीबी नहीं घटाएगा, वो और आपको इज्जत जो भी है चला जाएगा। This crisis came to be known as the hyperinflation, a situation when prices rise phenomenally high। और इसी चीज़ को बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, जब सामान के दाम पूरे एकदम आसमान छू जाते हैं। Eventually, the American interned and bailed Germany out of the crisis by introducing the DOS plan, which revoked the term of repression to the ease of the financial burden on German। हाँ देखिए ये अमेरिका का पुराना आदत है ना। अमेरिका क्या करता है, पहले हर एक चीज़ में कहीं लड़वाएगा दो आदमी को। जैसे अभी देखिए यहाँ पर रशिया और यूक्रेन में भी लड़वाया, यूक्रेन को बोला कि ठीक है तुम चलो मदद करेंगे हम तुम्हारा, लड़वा दिया। और ये एक पहले तो एक फील्ड तैयार करेगा जहाँ पर लड़ाई हो, है ना, उसमें फिर ये अपना ही मिसाइल बॉम्ब वगैरह बेचेगा, क्योंकि इसको मार्केट भी तो चाहिए ना एक बेचने का। अब फिर बाद में क्या करेगा, झूठ उनका कहेगा ठीक है, मतलब थोड़ा सा हेल्प करेगा और अपने आप को मतलब सब दुनिया के सामने क्या अच्छा भी बन जाएगा, है ना। तो यहाँ भी यही हुआ। देखिए शुरू में भी अमेरिका ही जर्मनी को मारा, जर्मनी पे इतना सारा हेती सेंसन लगवाया, है ना, 1917 में। और ये क्या करता है फिर बाद में जर्मनी को थोड़ा सा देखिए रिलैक्सेशन दे रहा है ना, जर्मनी को थोड़ा बेल करता है, कहता है कि ठीक है तुम हम इस सब सिचुएशन से निकालते हैं, जो भी तुम्हारे यहाँ क्राइसिस जो आ गया ये सब, है ना, इतना सारा। एक डॉस प्लान लाया, डॉस एक आदमी होगा जो कि ये प्लानिंग किया कि भैया जर्मनी का जो स्थिति कैसे सुधर सकता है, क्या वो करे, कौन सा चीज़ करे, क्या फैक्ट्री बैठाए, क्या सेटअप करे, कितना लोन लेवे, किससे लेवे, ये सब मतलब। तो डॉस प्लान इंट्रोड्यूस किया गया जर्मनी के स्थिति को सुधारने के लिए, है ना। और ये जो है फाइनेंशियल बर्डन को थोड़ा सा इससे कम भी हुआ जर्मनी का, यानी कि जर्मनी के जो भी जो मतलब कर्ज वगैरह था, तो ये अमेरिका थोड़ा यहाँ मदद करेगा, है ना। देखिए ये जो फोटो है थोड़ा सा ये देख लीजिए कि होमलेस मैन क्यूइंग अप फॉर अ नाइट शेल्टर 1923। ये जो है इन लोग के पास घर नहीं है ना, ये लाइन में लगे हुए हैं नाइट की, रात में कहीं ना कहीं बसेरा गुजेरा मिल जाए जिसमें हम लोग सो के रह जाए। 1923 का हाल है ये। अरे स्थिति बहुत अभी देखो ना आप, देखिए तो ये द ईयर ऑफ डिप्रेशन, है ना, डिप्रेशन का ये समय है। द ईयर्स बिटवीन 1924 टू 1928 से सम स्टेबिलिटी। देखिए 1924 से 1928 के बीच में मतलब जर्मनी का स्थिति थोड़ा सा सुधर दिख रहा था। क्यों? क्योंकि अमेरिका मदद कर रहा था, है ना। इट दिस वाज बिल्ट ऑन सैंड, लेकिन ये एक सैंड बालू पे बना हुआ एक तरह से कहिए तो ये स्टेबिलिटी था। और बालू पे कहने का मतलब कि बालू पे कोई चीज़ बनता है तो बालू जैसे ही ढहेगा तो पूरा चीज़ गिर जाएगा। तो ये 24 से 28 इस सब 4 साल, है ना। ये जर्मनी जो है इसका स्थिति जो है सिर्फ अमेरिका की वजह से थोड़ा सा सुधरा। जर्मनी इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वेयर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टाइम लोन्स लार्जली फ्रॉम द यूएसए। जर्मनी में जो भी इन्वेस्टमेंट होता था या इंडस्ट्रियल रिकवरी जो 1924 से 1928 के बीच हुआ, वो सब डिपेंडेंट था यूएसए पे, अमेरिका जो है उसको छोटे मोटे लोन देता था, है ना, जिससे ये सब का स्थिति थोड़ा सा सुधरा, है ना। दिस सपोर्ट वाज विड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन द 1929। अब देखिए जो मदद कर रहा है यानी कि अमेरिका इसका मदद कर रहा था, तो अमेरिका भी मदद कर रहा था कब तक, जब अमेरिका का स्थिति ठीक चल रहा था तब तक।
अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, वो खुद क्रैश कर गया। देखिए, इट वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट, लिखा हुआ ना, इट वाज द वर्ल्ड, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, इट वाज द it was the world largest market during that time. Thousands of people had their share there in the market. When it crashed, people tried to sell their share as they were going in loss. So after they crashed, there were great economical depression in the whole world. देखिए, आप देखिए वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ये स्टॉक मार्केट है, जो कि यूएसए में है, ये खुद क्रैश कर जाता है। क्रैश कर जाता है मतलब क्या? क्रैश कर जाता है मतलब कि यहाँ पर जो लोग हैं, देखिए, इन 1929 ये क्रैश कर जाता है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। फियरिंग ए फॉल ऑफ प्राइसेस, पीपल मेड फ्रैंटिक एफर्ट टू सेल देयर शेयर। लोग जो है, जब लोगों को पता चला कि भैया वॉल स्ट्रीट जो है एक्सचेंज क्रैश कर गया, तो लोग अपने शेयर जो है बेचने लगे, है ना। शेयर वाले वीडियो पे मैं बताऊंगा। तो शेयर जो है वो बेचने लगे ऑन वन सिंगल डे। एक दिन में 24 अक्टूबर को लगभग 13 मिलियन जो शेयर हैं वो बेच दिए गए। दिस वाज द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये जो है सबसे बड़ा ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन कहा जाने लगा, है ना, क्योंकि ये तंगी इतना ज़्यादा था। अब बात समझिए, वाली से किसी लाइक का शेयर मतलब क्या? शेयर मतलब जैसे मान लीजिए आप अपना पैसा लगाएं, है ना, समझिए थोड़ा सा कि जैसे आप अपना पैसा लगाएं, तो आप जिस चीज़ में पैसा दिए हैं, तो अगर किसी कंपनी को आप मान लीजिए 100 रुपये दिए हैं, 100 रुपये लगाएं उस कंपनी में, तो अगर कंपनी को फ़ायदा होता है तो आपको भी फ़ायदा मिलेगा, है ना, और कंपनी को घाटा होता है तो आपको भी घाटा मिलेगा। शेयर में क्या होता है? शेयर में जैसे मान लीजिए कंपनी के कुछ पार्ट को मतलब हिस्सों में तोड़ दिया जाता है ना। मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी को मान लीजिए 100 पार्ट में बांट दिया गया, तो 100 वो शेयर हो गया कंपनी का। उसमें जैसे कंपनी में हर एक चीज़ ना होगा, सामान होगा, मतलब हर एक चीज़ लगा होगा, तो कंपनी के पार्ट्स को मतलब बांट दिया जाता है और उस हर एक पार्ट को एक शेयर बोला जाता है। आप जैसे मान लीजिए 100 शेयर है, तो आप 3 शेयर खरीदे हैं, कोई 20 शेयर खरीदा है, कोई 5 शेयर खरीदा है, तो अगर मान लीजिए 100 रुपये में एक शेयर खरीदे हैं, तो 3 शेयर 100 की 300 में खरीदे हैं, ठीक। तो अगर कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा तो उसका शेयर का भी वैल्यू बढ़ेगा, और कंपनी का वैल्यू घटेगा, है ना, तो उसका भी घटेगा। तो अगर आप 100 रुपये में खरीदे हैं तो कंपनी बढ़ रहा था, तो आपको 100-150 रुपये का हो गया, तो ठीक है। लेकिन पता चल गया भैया कि कंपनी का जो है स्थिति वो डाउन होने वाला है, गिरने वाला है, तो आप क्या कीजिएगा? उस शेयर को मतलब 140 रुपये में भी बेच के, क्योंकि 100 रुपये आप लगाए थे, 140 रुपये में बेच के आप वहाँ से कहेंगे भैया कोई ले लेवे, है ना, क्योंकि आपको पता है कि भैया अभी कंपनी का स्थिति गिरने वाला है, यानी कि जो 100 रुपये में जो आप लिए हैं उसका वैल्यू जो है हो सकता है 30 रुपया हो जाए, तो आप तो घाटा नहीं सहोगे। तो उसी तरीके से तो आप क्या किया, लोग जो है जब पता चलना मतलब कि भैया क्रैश करने वाला है, तो लोग क्या किए, एक दिन में 13 मिलियन लगभग शेयर जो है वो बेच दिए। देखिए, हमने एक छोटा सा कोई एग्जाम्पल समझा है, 100 रुपया शेयर जो है बहुत महंगे होता है ना, कोई करोड़ों शेयर लिया, कोई हज़ारों लिया, कोई 30 शेयर, कोई 100 शेयर, तो इसे 13 मिलियन शेयर एक दिन में लोग बेच दिए। अब जब बेचेंगे तो उसको पैसा। दिस वाज अ शॉर्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर बिटवीन 1929 and 1932, the national income of the USA fell by half। अब बताइए USA जो कि दूसरे को मतलब 1929 से 1932 में 3 साल में, है ना, अगले 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हुआ, 3 साल में जो यूएसए का नेशनल इनकम है वो आधा हो गया। मतलब जो भी है, अगर 1928 में वो अगर 100 रुपया का चीज़ कुछ बनाता था, 100 रुपये कमाता था यूएसए, तो अब कितना 50 रुपये ही कमा रहा है। तो जाहिर सी बात है, या तो बना नहीं सामान पा रहा है, तो वही बात है, फैक्ट्री जो है वो बंद हो गए थे, यूएसए के एक्सपोर्ट जो है वो गिर गया, ज़्यादा सामान देश में जा नहीं रहा, फार्मर जो है वो बैडली हिट हुए, है ना, फार्मर जो है उनको, किसानों को मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। स्पेकुलेटर्स विड्रॉ देयर मनी फ्रॉम द मार्केट। स्पेकुलेटर्स मतलब जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं पैसा, वो भी अपने पैसे को वापस ले लिए, है ना। तो जब मार्केट में पैसा नहीं तो मार्केट में प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं तो कोई चीज़ बिकेगा नहीं। तो यही चीज़, द इफेक्ट ऑफ द रिसेशन इन द यूएस इकॉनमी वेर फेल्ट वर्ल्ड वाइड। और ये जो इफेक्ट था रिसेशन का, तंगी का, पूरे जो कि था तो हुआ तो यूएसए में, लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड में इसको फील किया गया, देखा गया। कि देखिए, अमेरिका एक मतलब पावरफुल तो ही है ना, उसमें कोई हो जाएगा, वो बहुत सारी चीज़ बनाता है, बेचता है ना। अब देखिए, द जर्मनी इकोनॉमी वाज द रॉस्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। अब देखिए, अमेरिका तो जर्मनी तो अमेरिका पे ही था,
अब जाहिर सी बात है, अमेरिका डगमगा गया तो भाई जर्मनी का तो डगमगाना पक्का है। तो जर्मनी इकोनॉमी वाज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस, जर्मनी में भी एकदम इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ बाय 1932। देखिए जर्मनी में 1932 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस टू द 40% ऑफ द 1929 लेवल। बताइए 1929 में स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्रैश हुआ था, तो 1929 तक तो अमेरिका सपोर्ट कर ही रहा था। जब स्टॉक एक्सचेंज हुआ तब उसके बाद ना, तो अगर 1929 में ये 100 रुपये का कोई चीज़ बनाता था, तो अब की जो है ये 1932 में ये वैल्यूएशन कितना रह गया 40%, यानी कि सिर्फ 40 रुपये का ही चीज़ बना पा रहा है। 40 रुपये चीज़ बना पा रहा है मतलब क्या, मतलब कि यानी कि या तो इसके पास पैसा नहीं है, सही बात है, इसके पास पैसा ही नहीं है तो बनाएगा क्या, जो प्रोडक्शन नहीं होगा तो भैया बेचेगा क्या, बेचेगा नहीं तो फिर इसके पास मिलेगा क्या। तो वही कह रहा है कि 1932 में 40% रह गया जो 1921 में जितना मतलब वो प्रोडक्शन करता था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। वर्कर के जॉब चले गए, उनको जो है कम पैसा मिलने लगे। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच एंड अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन, है ना, जो अनएम्प्लॉयड थे वो 6 मिलियन और बढ़ गए, यानी कि लोगों को नौकरी मतलब चला गया। ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ द जर्मनी यू कैन सी मैन विद द प्लेकार्ड्स अराउंड देयर नेक्स से विलिंग टू डू एनी वर्क। लोग जो है गली में, जर्मनी के गली में लोग जो हैं, इस तो सो रहा है सब, जर्मनी के गली में लोग जो है वो गर्दन में एक बोर्ड लगा के घूम रहे हैं ना, बोर्ड लगा के घूम रहे हैं, उस पर लिखा हुआ है विलिंग टू डू एनी वर्क, हम कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं, है ना, आप मुझे सिर्फ जॉब दो। मतलब तंगी इतना ज़्यादा हो गया, लोगों को काम नहीं मिल रहा है ना, लोग भूखे मर रहे हैं, है ना। अनएम्प्लॉयड यूथ प्ले कार्ड्स और सिंपली सेट एट स्ट्रीट कॉर्नर और डिस्पैरेटली क्वीड अप विथ लोकल अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अनएम्प्लॉयड यूथ जो नौजवान हैं, युवा हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, जुए खेल रहे हैं, है ना, कोई गली में कहीं कोना में बैठ के, है ना, और या डिस्परेटली क्विड या कहीं लाइन में लगे हुए हैं कि भैया लोकल में कुछ भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, है ना, जिसके बदले में कुछ खाने पीने पैसे मिल जाए। As job disappeared, the youth took the criminal activities and total disappear become commonplace। देखिए जब जॉब नहीं होगा तो यूथ जो है वो क्या कर रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। लोग जाहिर सी बात है, देखिए पेट तो मानेगा नहीं ना, पेट है, परिवार है, तो वो सब तो मानने वाला है नहीं। तो उसके लिए अगर हमारी जो सरकारी अच्छे काम से अगर पैसा नहीं मिलेगा तो बुरे काम करेंगे। लोग जो है वो क्या मर्डर कर रहे हैं, जो यूथ है मर्डर कर रहे हैं, मार रहे हैं, चोरी, ये सब मतलब ये सब आम हो गया वहाँ पर, है ना। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट अ डीप एंग्जाइटी एंड फियर इन पीपल। जो इकोनॉमिक क्राइसिस है जो जर्मनी में, ये क्या एक बहुत ही गहरा एंग्जाइटी मतलब वो मतलब चिंतन और लोगों में डर भी है। The middle class, especially salaried, unemployed and pensioners, saw their saving diminished when the currency lost its value। जर्मनी में तो मतलब मिडिल क्लास जो है, स्पेशली जिसको सैलरी मिलता था, पेंशन मिलता था, उस सब का भी पैसा को क्या मतलब डिमिनिश कर दिया गया, कम दिया जाना। मतलब पेंशन अगर किसी को 50,000 देना है तो किसको, उसको मिलेगा भैया 20,000, है ना। करेंसी का जब वैल्यू गिर गया तब देखें अभी कितना वैल्यू गिरा था, एकदम करोड़ों तक चल गया था। स्मॉल बिजनेसमैन, द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड द रिटेलर सफ़र एज देयर बिजनेस गॉट रुइनेड। जो छोटे मोटे जो भी मतलब ये एम्प्लॉय करते थे, बिजनेसमैन थे, वो सबको क्या लगने लगा भैया कि हम लोग का भी बिजनेस क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठप हो जाएगा। उन लोग को डर हो गया, है ना। ये देखिए ये फोटो है, क्या दिखा रहा है, ये स्लीपिंग ऑन द लाइन ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ अनएम्प्लॉयड कुड नॉट होप फॉर आइदर बेचे शेल्टर। लोग जो है लाइन में सोए हुए हैं ना, इस तरीके मतलब सोए हुए हैं, ये सबको मतलब ग्रेट डिप्रेशन टाइम इन लोग को कोई पूछा है कि भैया मतलब ऑन विंटर नाइट्स व्हेन दे वांटेड शेल्टर ओवर देयर हेड दे हैड टू पे टू स्लीप लाइक दिस। लोग को सोच रहे हैं मतलब घर भी नहीं है, इसी मतलब कोई बस स्टॉप पे सोया होगा, किसी भी तरीके से सोया होगा, इसी तरीके सो गया, मतलब जॉब वगैरह की तलाश में। Wall Street Exchange, the name of the world biggest stock exchange located in the USA, जो कि मैंने बताया आपको। उसके बाद देखिए जो बिजनेसमैन है, दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वेर फिल्ड विद द फियर ऑफ प्रोलेटराइजेशन का मतलब क्या कि जो सेक्शन, दिस सेक्शन, ये जो छोटे मोटे जो बिजनेसमैन सोसाइटी थे जो सेल्फ प्रोवाइड करते थे, या छोटे मोटे जो बिजनेसमैन हैं, रिटेलर हैं, उन लोग को इतना तक डर हो गया था कि भैया हम जो मालिक हैं कहीं हमको लेबर की तरह काम ना करना पड़ रहा है। वही लिखा हुआ है, जो बिजनेस चला रहा है कहीं खुद वर्कर ना बन जाए। तो सोच इतना मतलब तंगी आ चुका था, इतना मतलब क्राइसिस आ चुका था। तो ये लिख रहा है कि फियर ऑफ प्रोलेटराइजेशन एंड एंग्जाइटी ऑफ बीइंग रिड्यूस्ड टू द रैंक ऑफ द वर्किंग क्लास। कहीं आप जो मालिक बने हो तो कहीं आपको लेबर की तरह काम ना करना पड़ जाए, यानी कि आपके पास भी तंगी हो सकता है, यानी कि तो लेबर का क्या हाल होगा। और द स्टिल द अनएम्प्लॉयड
ओनली ऑर्गेनाइज वर्कर कुड मैनेज टू कीप देयर हेड्स एबव वाटर बट अनएम्प्लॉयमेंट बिकेम देयर बार्गेनिंग पावर। सिर्फ ऑर्गेनाइज वर्कर जो होते हैं वो यानी कि जो गवर्नमेंट वर्कर हैं, है ना, यानी कि जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो भैया सैलरी मिलेगा, कम मिले लेकिन मिलेगा ना, है ना, उसका सिक्योरिटी, मतलब उनका सिक्योरिटी है। तो वही ऑर्गेनाइज वेक्टर ही जो है वो अपने मतलब वो हेड एबव द वाटर, मतलब कहने का मतलब वो मैनेज कर पा रहे हैं लाइफ को, नहीं तो बाकी सबके लिए तो बहुत प्रॉब्लम होना, बार्गेनिंग पावर, है ना। बिग बिजनेसमैन वाज इन क्राइसिस, बड़े बड़े जो बिजनेस हैं वो क्राइसिस में चल रहे हैं। द लार्ज मास ऑफ पीजेंट्री वाज अफेक्टेड बाय द शार्प फॉल इन द एग्रीकल्चर प्राइसेस एंड वुमेन अनएबल टू फील देयर चिल्ड्रंस स्टोमक वेयर filled with the sense of deep despair। देखिए जो बड़े बड़े जो किसान हैं ना, उन लोग को मतलब उन लोग भी अफेक्ट हुआ, शार्प फॉल हुआ, एग्रीकल्चर प्राइसेस में दाम घट गए, है ना। औरत जो है वो अपने बच्चों का पेट में नहीं भूख भर पा रही है, और भर पा रही है तो सिर्फ क्या वो मतलब वो मतलब ये दुख वगैरह से ही वो लोग का पेट जो है वो भर भी रहा है, तो भर रहा है ना। और कहने का मतलब कि स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी है जर्मनी की। पॉलिटिकली टू वीमार रिपब्लिक वाज फ्रजाइल, है ना, पॉलिटिकली कह रहे हैं कि वीमार रिपब्लिक जो है क्या है, बहुत ही फ्रजाइल है। फिर से देखिए, है ना, द वीमार कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरिटेंट डिफेक्ट। और जो वीमार जाहिर सी बात है, वीमार रिपब्लिक जब बना तो वीमार कॉन्स्टिट्यूशन भी बना, यानी कि जाहिर सी बात है कोई भी देश आज़ाद हो, जैसे इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, राइट लिखा गया सबको कि भैया प्रेसिडेंट को ये पावर है, प्राइम मिनिस्टर को ये पावर है, कौन कितने साल के लिए बनेगा। तो ये जो वीमार कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसी तरीके से उसमें भैया इनहेरिटेंट डिफेक्ट था, मतलब उसमें डिफेक्ट था। क्या डिफेक्ट था? विच मेड इट अनस्टेबल टू वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप। और उस डिफेक्ट के कारण यानी कि हम लोग को भी संविधान बना हुआ है, तो हम लोग का संविधान हर एक चीज़ देख के बना है ना, उसमें हर एक चीज़ ऐसा डाला हुआ है या कि डिक्टेटरशिप आ ही नहीं सकता। यहाँ पर पावर को हम लोग में क्या किया, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी में क्या किया, अच्छे से बांट दिया गया है ना। तो भैया सब तीनों को अलग अलग पावर है। यहाँ जाके भी प्रेसिडेंट उतना वैसा रूल नहीं कर सकता है ना। हर एक जैसे यहाँ पर भी प्रेसिडेंट रूल लगता है, लेकिन यहाँ पर रूल लगता है तो हर एक 6 महीने के बाद उसको फिर हटना पड़ता है ना, फिर से वो वोटिंग करेगा तब लगेगा, है ना। उसको इतना पावर नहीं दिया गया है कि भैया तुम कुछ भी कर सको। लेकिन वहाँ पर था, वहाँ पर जो वीमार रिपब्लिक था उसमें डिक्टेटरशिप लाया जा सकता था, उसका प्रेसिडेंट ला सकता था। वन वाज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। पहला एक डिफेक्ट था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था। देखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज फॉर पार्टी नॉट फॉर इंडिविजुअल कैंडिडेट। पीपल वोट पार्टी, यूपी जैसे 80 सीट है, जैसे देखिए कहने का मतलब कि देखिए वोटिंग 2 तरीके से होता है। मान लीजिए अगर वोटिंग 2 तरीके से होता है तो एक एरिया है जहाँ पर चार मतलब 4 आदमी है, राम है, श्याम है, मोहन है, सीता है ना। तो राम है, श्याम है, मोहन है, सीता है, तो राम है, श्याम है, मोहन है, सीता है, तो इसका मतलब क्या, वहाँ पर राम, जैसे मान लीजिए अगर टोटल 100 वोट है ना, 100 वोट है तो 100 वोट है तो राम को मिल गया मान लीजिए 40 वोट, है ना, राम को मिल गया 40 वोट, बाकी को 30 मिला, 20 मिला, 10 मिला, इसी तरह 100 वोट खत्म हो गया। तो यहाँ पर कौन जीता, राम जीता, क्योंकि राम को 40 वोट मिल गया। जबकि राम जीता, 40 वोट मिला, तो ऐसा नहीं है कि राम को 100 का आधा से एक ज़्यादा नहीं मिला है, 51 वोट टोटल नहीं मिला है, 51 वोट मिलता तब जीता। तो वो 51 वोट नहीं मिला है, लेकिन फिर भी राम जीत गया। क्यों? क्योंकि भैया वहाँ पर वो नॉर्मल वोटिंग चल रहा था। प्रोपोर्शनल वोटिंग में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जैसे इसमें जैसे जैसे एग्जांपल ले लेते यूपी का, यूपी में 80 सीट है ना, तो बीजेपी जैसे इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा कि यहाँ पर एक इंडिविजुअल लोग नहीं रहेंगे, यानी कि जब आप वोटिंग करने जाएंगे तो वहाँ पर किसी का नाम नहीं दिखेगा, वहाँ पर पार्टी का नाम दिखेगा, है ना, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, इसी तरीके से अलग अलग पार्टी के नाम दिखेंगे। आप वहाँ किसी पार्टी को वोट देंगे, है ना। जैसे यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ आपको कि जैसे यूपी में 80 सीट है ना, यूपी में 80 सीट है तो बीजेपी को मान लीजिए 80, बीजेपी को जैसे मान लीजिए अगर टोटल 100 वोट है ना, टोटल वहाँ पर कितने हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर पार्टी नॉट फॉर इंडिविजुअल कैंडिडेट, पीपल वोट फॉर पार्टी, लोग जो है वो पार्टी को वोट करते हैं। टोटल वोट दिए यूपी के लोगों ने 100, बीजेपी को 20 लोगों ने वोट दिए, है ना, बीजेपी को मिला 100। देखिए कहने का मतलब कि मतलब यहाँ पर जिसे टोटल वोट है 100 को, सीट है 80 को, मतलब यूपी में 80 सीट है, 80 को सीट है, 80 को सीट है, टोटल वोट का एगो है 100 गो वोट है, टोटल वोट का एगो है 100 गो, तो 80 में से 80 जो है कितने में से, 100 गो में से, है ना, 100 गो में से। और इवन बीजेपी को पता चला कितना आदमी दिया है वोट, तो 20 गो आदमी दिया है,
20 गो, बीजेपी को 20 लोगों ने वोट दिया है ना, टोटल वोट दिए यूपी के लोगों ने 100 गो टोटल वोट था, 20 गो लोग जो है वो किसको दिया है वोट, बीजेपी को दिया है। तो कई गो सीट मिल गया, तो 80/100 उन्हें 20 करेंगे तो कितना, 16 सीट यानी कि किसको मिला है, बीजेपी को मिला है। बात समझिए, कहने का मतलब अगर वहाँ पर टोटल 80 सीट है यूपी में, तो 80 सीट है, 80 बटा नीचे क्या, टोटल अगर वहाँ पर 100 आदमी है तो 100 आदमी वोट करेगा, और टोटल 100 आदमी है, लेकिन उसमें से वोट कितना आदमी किया, इसको 20 आदमी वोट किया बीजेपी को, तो सीट कई को मिल गया, तो 80/100 गुने 20 करेंगे तो 16 को सीट मिला बीजेपी को, है ना। तो 16 को सीट मिला बीजेपी को। उसी तरीके से इस प्रोपोर्शनल वेट में मतलब इसमें 16 सीट आ रहा है, 16 सीट पे बीजेपी किसी को बैठाया उससे मैटर नहीं करता। यहाँ पर इसमें वोटिंग किसके लिए हुआ, पूरे एक पार्टी के लिए हुआ, है ना। और उसमें क्या हो रहा था, एक आदमी के लिए हो रहा था। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता था, देखिए पार्टी जब जितने ज़्यादा पार्टी होंगे उसको जीत पाना यानी कि मेजॉरिटी ला पाना बहुत मुश्किल होगा, है ना। अब जाहिर सी बात है, देखिए इसको कितना, इसको जो है इसको सिर्फ 16 सीट मिला है, 16 ही सीट मिला है, जो कि 80 सीट है, 80 सीट है ना, 80 सीट टोटल है जिसमें से 16 ही सीट मिला है। तो क्या ये बना पाएगा सरकार, नहीं बना पाएगा। इसको कम से कम कितना चाहिए, कम से कम सरकार बनाए तो 41 गो अगर इसको मिलेगा तब जाके कहीं सरकार बना पाएगा। तो जब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि पार्टी बहुत सारा होता है, जिसमें एक मेजॉरिटी पार्टी को वोट ला के जीत पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वहाँ पर जब एक पार्टी जब पूरा उतना वोट नहीं ला पाएगा तो क्या करेगा, कोलिशन का सरकार बनाएगा। और यही चीज़ होता है, तो ही लिखा हुआ है, वन वाज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दिस मेंट अचीविंग अ मेजॉरिटी बाय एनी वन पार्टी ए नियर इम्पॉसिबल टास्क। एक पार्टी को मेजॉरिटी से एक मतलब सरकार बना पाना बहुत ही इम्पॉसिबल था, लीडिंग टू रूल बाय द कोलिशन, जिसके कारण से जो है वहाँ पर कोलिशन की सरकार बनती थी, यानी कि गठबंधन की सरकार। अब जाहिर सी बात है, गठबंधन का सरकार ज़्यादा समय तक नहीं चलता है। उसमें क्या होगा कि अगर थोड़ा सा बात विवाद हुआ, वो कहेगा कि हमको ये पोस्ट चाहिए, वो कहेगा कि नहीं हम नहीं देंगे, ऐसा नहीं देंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो मतलब जो पोस्ट होते हैं, है ना, एमपी के, है ना, अगर मान लीजिए कोई रेल मंत्री है तो उसका ज़्यादा सैलरी मिलेगा, है ना, शिक्षा मंत्री उसको ज़्यादा कम मिलेगा, जो भी है। तो उसमें पावर का यानी कि सीट जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सा आपका पोस्ट मिला, कौन सा आपको पोर्टफोलियो मिला, उस हिसाब से आपको सैलरी डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उसमें मतलब ये सीट के लिए मतलब एमपी के उस पोर्टफोलियो के लिए लड़ाई करते हैं लोग। तो वही कोलिशन गवर्नमेंट, मान लीजिए जैसे एक बीजेपी है और एक मान लीजिए कोई भी छोटा मोटा पार्टी ले लीजिए, तो बीजेपी को मान लीजिए अगर बीजेपी को मान लीजिए मतलब ये 45 को वोट मिला, है ना, सपोज कीजिए जैसे, तो उसमें कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होगा कि वो उससे मिल के साथ पार्टी बना लेगा। तो वो जैसे कहने का मतलब समझिए, बीजेपी 50, कांग्रेस 50, है ना, 50-50-100, और मान लेते हैं एक ठो जैसे नहीं अगर टोटल 100 वोट है मान लीजिए, तो मान लीजिए बीजेपी को मिला 40, है ना, इसको 40 मिला और इसको भी 40 मिला कांग्रेस को, और दूसरा जो पार्टी है उसको 20 मिला है ना, 40 से 20। तो देखिए बीजेपी क्या करेगा, ये थर्ड पार्टी यानी कि जो एक्स है, मतलब ये थर्ड पार्टी जैसे बीजेपी, कांग्रेस, है ना, और एक मान लीजिए कोई भी एक्स पार्टी ले लीजिए, ना, तो बीजेपी एक्स पार्टी के पास जाएगा, कहेगा ना कि देखिए 100 वोट है तो टोटल मतलब 51 होगा तब ना सरकार बनेगा, तब ना जीत पाएगा। अब बीजेपी के पास कितना है, 40 है, तो 40 और ये एक्स वाले के पास 20 था, तो ये जाएगा उसके पास, कहेगा कि तुम और हम मिल के सरकार बना लेते हैं, तो 40 अभी 60 हो जाएगा। तो 60 को जो गठबंधन का सरकार इसी को बोलते हैं। जब एक पार्टी को पूरी तरीके से वोट नहीं मिल पाती है तो वो दूसरे पार्टी के साथ मिल के सरकार बनाता है, जिसको कोलिशन गवर्नमेंट बोला जाता है ना। तो यहाँ पर जो कोलिशन गवर्नमेंट यानी कि एक्स पार्टी वो अपना डिमांड रखेगा, कहेगा कि हाँ ठीक है हम तुम्हारे पार्टी में आएंगे, तो एक काम करो मेरे को ये पोर्टफोलियो देना, मेरे को रेल मंत्री बनाना, इस मेरे मेंबर को ये इसको इसे करना, है ना। तो अगर ये इसका डिमांड पूरा कर लेगा, ये कहेगा ठीक है हम बनाएंगे, तब ठीक है सरकार बनेगा। लेकिन बीच में मान लीजिए इसका भी तो पार्टी है ना, इसका भी तो आदमी होगा ना, तो ये भैया उसको नहीं फुलफिल करेगा तो क्या करेगा, ठीक है हम छोड़ के जा रहे हैं। और जब ऐसी छोड़ के जाएगा पार्टी तो उसका वोटिंग हट जाएगा, यानी कि उसका सीट गया तो सीट गया, तो फिर से सरकार गिर जाएगा, फिर से बनेगा सरकार। तो ये चीज़ होता है कोलिशन गवर्नमेंट, ये मतलब ये पॉलिटिक की चीज़ है ना, लेकिन फिर भी हम आपको समझा दिया। अनदर डिफेक्ट जो था, एक तो पहला ये था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी एक पार्टी को वोटिंग नहीं मिल, ज़्यादा वोट नहीं मिल पाता था, जिसके कारण से क्या, जब एक ज़्यादा वोट नहीं मिलेगा, मेजॉरिटी सरकार बना नहीं पाएगा, तो कोलिशन का सरकार बनेगा। कोलिशन का सरकार ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। अनदर डिफेक्ट, जैसे अभी मोदी जैसे बहुमत का सरकार चल रहा है, बहुमत का सरकार मतलब इसको मतलब किसी दूसरे पार्टी के साथ मिलना है ये नहीं है,
अनदर डिफेक्ट वाज आर्टिकल 48, और दूसरा डिफेक्ट क्या था आर्टिकल 48 के बारे में। देखिए आर्टिकल 48 में क्या होता था कि विच गेव द प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज इमरजेंसी। आर्टिकल 48 में था कि भैया प्रेसिडेंट को पावर था, यहाँ भी प्रेसिडेंट को पावर है इंडिया में भी, कि भैया वो इमरजेंसी लगा सकता है। तो लेकिन वहाँ का क्या था कि इमरजेंसी लगा सकता है, वो सिविल राइट को सस्पेंड भी कर सकता है, जो कि यहाँ भी होता है, लेकिन कुछ सिविल राइट्स को यहाँ पर सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। तो सस्पेंड सिविल राइट्स एंड रूल बाय डिक्री। डिक्री का मतलब क्या होता है, ये एक नया चीज़ है। नया चीज़ मतलब कि वो अपने मन से जो मन करेगा वो लिख के खुद की लॉ निकाल कर, है ना, वो रूल करवाएगा। पहला बात ठीक है, प्रेसिडेंट रूल अच्छी बात है, हर स्टेट में होना चाहिए कि जहाँ पर लगता है कि भैया स्टेट जब अपना मनमानी करता है तो प्रेसिडेंट वहाँ पर उस स्टेट पे इमरजेंसी लगा देता है, वो भी ठीक है। वहाँ के लोगों पे सिविल राइट्स को सस्पेंड कर, वो भी ठीक है। लेकिन ये रूल बाय डिक्री जो कि वो लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था, इससे क्या कोई भी प्रेसिडेंट उसके बाद अपना मनमानी नहीं चलाएगा, कुछ भी कर सकता है कि भैया मान लीजिए तो कि वहाँ के कोई भी लोग जो है वो बाहर भी नहीं निकल सकता, अगर बाहर निकलेगा तो उसको गोली मार के उड़ा दिया जाएगा, तो कर दिया जाएगा, कुछ भी किया जा सकता है। तो ये जो रूल बाय डिक्री है ये नहीं होना चाहिए था। विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ द वीमार रिपब्लिक सॉट 20 different cabinet lasting on an average 239 days and the liberal use of article 48। अब बताइए इस शॉर्ट लाइफ में वेमार रिपब्लिक जो है उसमें 20 डिफरेंट कैबिनेट, 20 बार कैबिनेट जो है मतलब वो बदल गया, और एक एवरेज 239 मतलब 239 दिन पे कैबिनेट मिनिस्टर बदल जाते थे। और कैबिनेट तब समझ रहे हैं आप, कैबिनेट क्या होता है, कैबिनेट जो अगर देखिए तो हम लोग जानते हैं कि लेजिस्लेटिव होता है, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी। तो लेजिस्लेटिव में तो ठीक है, मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, उसके बाद एक्सिक्यूटिव में प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, और कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर कहाँ से आते हैं सर, लेजिस्लेटिव में से ही, जो तनी हायर पोस्ट पे हैं, जैसे रेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, उस सब में से उन लोगों को चुन के एक ग्रुप बनाया जाता है जिसको कैबिनेट मिनिस्टर बोला जाता है ना। ये हायर अथॉरिटी वाले, रैंक वाले हैं, जिनको ये भी साइन करेंगे तब जो है कहीं रूल रेगुलेशन बनेगा, है ना। तो बात समझिए, जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनको 239 बार चेंज हो चुका है ना, जो कि आप ये दिखाता है कि ये लोग में मतलब बनता नहीं था, यानी कि किस में, कोलिशन का गवर्नमेंट था, नहीं बन पाएगा। वो कहेगा कोई चीज़ को कहेगा साइन नहीं करेंगे, वो कहेगा नहीं साइन करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ठीक है नहीं करोगे तो तुमको हटा देंगे पोस्ट से, फिर नया कैबिनेट मिनिस्टर, इसी तरीके से होते रहता था। तो द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज, ये क्राइसिस जो है वो मैनेज नहीं कर पाया था। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट सिस्टम विच सीम्स टू बी ऑफर नो सॉल्यूशन। हालांकि जो क्राइसिस है, जाहिर सी बात है, ये देखिए ये सब अपने में जब लड़ रहा है तो ये सब क्या मैनेज करेगा। ये जो जर्मनी का जो अभी हालत था पीछे, ये सब जो लोग हैं भूखमरी से मर रहे हैं, तो ये सब क्या मैनेज कर पाएगा। तो लोगों को भैया इस पर मतलब कहा कि भैया ये डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट सिस्टम जो है इससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, हम लोग का स्थिति जो है इसी तरीके से बदतर रहेगा। तो लोग कहीं ना कहीं अब कुछ एक राह खोजेंगे या किसी को ऐसा खोजेंगे, और वहीं से यहीं से हिटलर का उदय होगा। हिटलर जो है कहेगा कि जो आप मेरे को सिर्फ बनाओ, है ना, उसके बाद देखो हम लाइफ चेंज कर देंगे आप लोग का। इसके बारे में तो पता है, पोलिटिसाइजेशन टू बिकम इम्प्रेस ऑफ द लाइफ ऑफ द वर्किंग क्लास। अब बात समझो, यहाँ ये देखो, ये वो फोटो थोड़ा सा वही दिखा रहा है ना, ये देखो इसमें नाजी का सिंबल दिखा रहा है, और ये वेमार रिपब्लिक है एक तरह से कहिए तो। ये कह रहा है, ये मार के इसे तोड़ रहा है, कह रहा है तोड़ के हम ये सब ख़त्म करके और हम जो है डिक्टेटर ला के हम सब सही करूँगा, ये नाजी पार्टी। और ऐसा होगा, देखिए यहाँ से हिटलर राइज टू द पावर, है ना। अगर देखा जाए दिस क्राइसिस इन द इकोनॉमी पॉलिटी, यहाँ से हिटलर का रेस होगा, है ना। कैसे हिटलर का उदय हुआ हम लोग देखते हैं। दिस क्राइसिस इन द इकोनॉमिक पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड ऑफ द हिटलर राइज टू द पावर। ये जो क्राइसिस था इकोनॉमी में, पॉलिटी में, सोसाइटी में, इकोनॉमी मतलब देखिए पैसा के तंगी, पॉलिटी इवन वो जो है देख रहे हैं कि वो सब लड़ रहा है अपने में, है ना। वेमार रिपब्लिक के अंदर कैबिनेट वगैरह, सोसाइटी, समाज देख ही रहे हैं कि समाज में जो है कितना तंगी आ चुका है। तो ये सब जो है समाज, ये सब जो बैकग्राउंड जो है हिटलर इसी का उदय, इसी के कारण हिटलर का उदय होता है, हिटलर का पावर में आता है। हिटलर का जो जन्म है 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ। हिटलर जो है वो अपना जो जवानी है वो गरीबी में बिताया, है ना, पोवर्टी। व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था 1914 से 1918 के बीच में, ही इनरोल्ड फॉर द आर्मी, वो आर्मी में गया, आर्मी में ये इनरोल हुआ। एक्ट एज द मैसेंजर इन फ्रंट ऑफ द, बिकम ए कारपोरल एंड अर्न मेडल्स फॉर ब्रेवरी।
वो आर्मी में गया, आर्मी में वो क्या बना, मैसेंजर बना, है ना। उसको जो शुरू में जब जॉब लगा आर्मी में तो वो एक मैसेंजर की तरह काम करता था, मतलब मैसेज को पहुंचाना इस बटालियन से उस बटालियन के बाद फिर उसको आर्मी में ही एक कारपोरल का एक पोस्ट होता था, उसको ये मिला। फिर धीरे धीरे उसने बहुत सारे मेडल ब्रेवरी के जीते, है ना। द जर्मन डिफीटेड हॉरिफाइड हिम एंड द वर्साइल ट्रीटी मेड हिम द फ्यूरियस। देखिए उसके बाद मेडल मिला, जर्मनी उसमें लड़ रहा था। उसके बाद जर्मनी जब हार गया तो हिटलर को सबसे ज़्यादा दुख हुआ, है ना। दुख तो सबको हुआ होगा, लेकिन जर्मनी के हार के कारण जर्मनी जब हारा और वर्साइल की जो ट्रीटी हुई जिसमें अभी पीछे हम लोग देखें उस पर इतना सारा जो चीज़ थोपा गया, उस सब इसको हिटलर को जो है एक फ्यूरियस एकदम, मतलब ये तो उसको कहा कि भैया ये चीज़ नहीं होना चाहिए जर्मनी के साथ। In 1999 he joined a small group called the German Workers Party। 1919 में, देखिए 1918 में युद्ध खत्म, 1919 में ये जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन करता है। He subsequently took over the organization and renamed the National Socialist German Workers। बताइए उस पार्टी में गया एकदम मतलब एक छोटे से एक स्मॉल ग्रुप था जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। उस पार्टी के अंदर जो है ये इतना मतलब एक लीडर टाइप बन गया कि उसने इस पार्टी का नाम भी चेंज कर दिया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स। देखिए नेशनल सोशलिस्ट और जर्मन वर्कर, पहले तो सारी जर्मन वर्कर पार्टी, वो पार्टी सिर्फ जर्मन वर्कर्स के लिए था, लेकिन अब वो नेशनल के लिए भी है, राष्ट्र के लिए सोशलिस्ट समाजवादी बनाएगा और जर्मन वर्कर्स पार्टी बना दिया। दिस पार्टी केम टू बी नोन एज द नाजी पार्टी, और इस पार्टी का ही नाम बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना जाएगा। यही पार्टी जर्मन वर्कर्स पार्टी 1919 में उसमें ज्वाइन किया था। इन 1923 हिटलर प्लान टू सीज द कंट्रोल ऑफ बैवरिया, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर। देखिए 1923 में हिटलर का प्लान था, हिटलर का मतलब था कि भैया जो मेरे से जो जर्मनी का ये जो छीना गया है उसको हम वापस लाऊंगा। तो हिटलर क्या कहता है कि ये शुरू में यहाँ पर देखिए बैवरिया यहाँ है, थोड़ा सा मैप में आपको दिखाता हूँ, मतलब बैवरिया से बर्लिन, मतलब ये बैवरिया लगभग यहाँ है ना, और ये बर्लिन लगभग यहाँ पर है। तो बैवरिया से इसका काम था कि बैवरिया को पहले यहाँ से पावर सीज करके फिर जर्मन यानी कि बर्लिन में जाके वहाँ पावर सीज करेंगे, है ना। इसका मुद्दा ये था, डिक्टेटरशिप लाना चाहता था ये डायरेक्ट इसे, लेकिन ये हो नहीं पाएगा अभी, क्योंकि ये नहीं हो पाएगा क्योंकि इसको अभी उतने सपोर्ट नहीं है ना, और इसको पकड़ा जाता है और इसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, है ना। देखिए जाहिर सी बात, आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो आपके पास पावर हो, मतलब यानी कि लोगों का सपोर्ट होना ही चाहिए। तो वही कह रहे हैं 1923 हिटलर जो है प्लान करता है बैवरिया पे कंट्रोल करने का, और उसके बाद ये बर्लिन पे जाएगा, बर्लिन तक जाएगा, मार्च करेगा बर्लिन तक और कैप्चर करेगा पावर को। ही फेल्ड, वाज अरेस्टेड, ट्राई टू ट्रेजन, वो फेल्ड हो जाता है और उसको अरेस्ट किया जाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है, देशद्रोही, एंड लेटर रिलीज, बाद में उसको रिलीज भी कर दिया जाता है। द नाजी कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पावर सपोर्ट टिल अर्ली 1930s। देखिए नाजी जो पार्टी था वो अभी उतना सपोर्ट को गेन नहीं कर पा रहा था, सपोर्ट को गेन नहीं कर पा रहा था क्योंकि लोग अभी इसको मतलब उतना मतलब एक तरह से देखिए कहने का मतलब बीजेपी पहले भी था, कहने का मतलब बीजेपी पहले भी था, लेकिन अभी जो है बीजेपी के सामने मतलब मोदी के नाम से, मतलब मोदी जो आया है उसमें तो क्या किया, ये थोड़ा सा मतलब अभी बच्चा बीजेपी को जानता है, मोदी को जानता है, उसको पता नहीं है कि वो मतलब पार्टी होता क्या है, तो उसको पूछेगा कौन नेता, तो मोदी। तो उसी तरीके से ये भी है, नाजी को अभी उतना सपोर्ट गेन नहीं हुआ था। 1930 तक लोग जो हैं उसको मतलब नाजी पार्टी होता भी क्या है वो सब उतना नहीं था ना, उसको पता ही नहीं था। It was during the Great Depression that the Nazi become a mass movement। नाजी जो है वो पावर में, या कहिए तो लोग इसको कब जाने, जब ग्रेट डिप्रेशन आया था। ग्रेट डिप्रेशन यानी कि अकाल अभी हुआ था ना, ग्रेट डिप्रेशन ऊपर अभी हम बात किए, जब वो यूएस का वो ग्रेट वाल एक्सचेंज क्रेश हो गया था, तो उसके बाद भैया तंगी इतना ज़्यादा हो गया कि कहिए नहीं। तो नाजी जो है वो मास मूवमेंट बनेगा। अब ये कहेगा कि एज वी हैव सीन आफ्टर 1929 बैंक्स कोलैप्स एंड द बिजनेस शट डाउन, वर्कर लॉस्ट देयर जॉब्स एंड द मिडिल क्लास वेयर थ्रेटन्ड विथ डिस्टिट्यूशन। हमने देखा कि 1929 के बाद जो है बैंक जो है कोलैप्स करते हैं, बिजनेस बंद हो गए, वर्कर्स जो है वो जॉब छोड़ के, मिडिल क्लास जो है एकदम वो डर में जी रहे हैं। इन सच ए सिचुएशन नाजी प्रोपेगेंडा स्टार्ड होप्स ऑफ द बेटर फ्यूचर। अब आप बात समझिए, जिसको जॉब नहीं है, जो लोगों के पास खाना नहीं है, पीना नहीं है, अब वहाँ पर ये जो नाजी प्रोपेगेंडा चलेगा, नाजी प्रोपेगेंडा यानी कि हिटलर जो है ये कहेगा लोगों से कि हम आपको बेटर फ्यूचर देंगे, आप हमको जिताओ। In 1928, the Nazi party got no more than 2.6% of vote in Reichstag। Reichstag क्या था? जर्मन पार्लियामेंट का दूसरा नाम था। तो
नाजी पार्टी जो है उसको 2.6% तक वोट मिलता था, या वो भी कहीं उतना, उससे ज़्यादा तो मिला ही नहीं। कब? 1928 में। आज जब 1929 में वो ग्रेट डिप्रेशन आएगा, वर्ल्ड स्टॉक चेंज होगा, उसके बाद जो जर्मनी का स्थिति 3 साल में इतना बर्बाद होगा कि कहिए नहीं। उसके बाद जो है ये जर्मन पार्लियामेंट में मतलब जो जर्मनी को नाजी पार्टी को सिर्फ 2.6% वोट मिलता था। अब जो 1932 में जब इलेक्शन हुआ उस टाइम उसको 37% वोट मिला, जो कि लार्जेस्ट पार्टी बन गया। By 1932 it becomes the largest party with 37% वोट। आप सोच रहे होंगे 37% वोट बहुत ज़्यादा, अरे हाँ पार्टी तो बहुत सारे थे ना। अभी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हम आपको समझाते हैं कि पार्टी बहुत सारे हैं ना, 37% उसको वोट मिला, और तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नंबर जब पार्टी बनेंगे तो सब में तो वोट मतलब क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। तो 37% वोट मिला। कहाँ देखिए 2.6% वोट मिला था, और वो जो है नाजी को उतना आदमी जानता भी नहीं था। और ये 1932 में आखिर क्या हुआ इसके साथ ऐसा कि भैया इतना वोट मिल गया। इज जस्ट लाइक अ बीजेपी को भी उतना नहीं, लेकिन फिर आखिर कुछ हुआ, कोई आया जो कि ऐसा बात बोला कि कहीं में लोग जो हैं उसके एक तरह से फ़ैन हो गए। उसी तरह हिटलर भी था। हिटलर जो है ये ऐसा बात बोलेगा, ऐसा लोगों को सपना दिखाएगा, लोग कहें कि भैया, जाहिर सी बात है सपना गलत नहीं, वो इतने लोग, अब लोगों के पास मान लीजिए पानी नहीं है प्यास के लिए, तो अगर कोई आके कहता है कि तू मुझे जितना मैं तुम्हारे लिए कुआं खुदवा दूंगा, ये करवा दूंगा, तो जाहिर सी बात है आप वहाँ के लिए कहेंगे ठीक है। तो भैया, क्योंकि उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए था, उनको जॉब चाहिए था, उनको खाना चाहिए था, उनको जो है मतलब एक तरह से कहिए तो जिल्लत से भरी ज़िंदगी से कोई एक होना चाहिए था जिस देश में जहाँ पर वो लोग एक कर्जदार की तरह, या जो उसको ह्यूमिलेट करके सब हेती छोड़ा था, अब उसको एक अच्छा ज़िंदगी जीने का देने का कोई वादा कर रहा है, तो वो लोग उसको सपोर्ट करेंगे ही। और यही नाजी ये हिटलर किया। हिटलर बीइंग ग्रेटेड, देखिए ये एक फोटो है, हिटलर बीइंग ग्रेटेड एट द पार्टी कांग्रेस इन द न्यूरेमबर्ग इन 1938 में जो ये नेशनल पार्टी हिटलर के जो लोग हैं ना, वो इसको क्या कर रहे हैं, मतलब हिटलर के लोग हैं, हिटलर के सपोर्टर नहीं, लोग आए हैं देखने हिटलर को, तो ये उसको हे हिटलर करके इस तरीके से हाथ उठा के हे हिटलर करके बोलते थे लोग। प्रोपेगेंडा का मतलब क्या है? स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैसेज डायरेक्टली एम टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द ओपिनियन ऑफ द पीपल। प्रोपेगेंडा, नाजी प्रोपेगेंडा क्या था देखेंगे हम लोग। ये देखिए ये एक फ़ोटो है जिसमें दिख रहा है कि यहाँ पर ये न्यूरेमबर्ग में रैली हो रही है 1936 में, है ना। रैलीज लाइक द वेयर हेल्ड एवरी ईयर, रैली हर साल होता था। एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द दीज वाज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द नाजी पावर एज वेरियस ऑर्गेनाइजेशन प्रेडेड पास्ट हिटलर सो लॉयल्टी एंड लिसन टू हिज स्पीच। लोग जो है 1936 में रैली होते थे, हर साल होता था रैली, है ना। और ये नाजी पावर को दिखाता था। इसमें देख रहे हैं नाजी के हिटलर के इस तरीके से स्वास्तिक फ्लैग है, स्वास्तिक है ना। और ये इसमें लोग जो है जाहिर सी बात है जो लोग देखते थे, इतने लोग आर्मी एकदम लोगों में मतलब अंदर से ही कि हाँ ये है हिटलर। हिटलर वॉज ए पावरफुल स्पीकर। हिटलर का जो बोलने का तरीका था ना, ये पावरफुल स्पीकर था ना। जैसे आप खुद देखिए, जैसे अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह भी था, है ना, और इवन आप मोदी को देखें तो मोदी बोलता जो है इतना, मतलब वो पहला बात की आई कांटेक्ट करेगा, है ना, बोलेगा ऐसा कि एकदम मतलब कोई भी देख के नहीं बोलेगा, हर एक चीज़ भाइयों बहनों, है ना, एकदम मतलब मस्त कि आपके अंदर एकदम मतलब एक एनर्जी टाइप फील होगा, है ना। उसी तरीके से हिटलर एक पावरफुल स्पीकर था। ये बोलता था ना, हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव पीपुल। इसके जो पैशन, बोलने का तरीका है ना, उसके जो शब्द थे वो लोगों को मूव करने पर मजबूर कर देते, मतलब लोग एकदम उछल जाए, है ना, इसके एकदम वही पे, है ना, बोलने पे। ही प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन। ये प्रॉमिस किया कि हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाऊंगा। अंडू द इनजस्टिस ऑफ द वर्साइल ट्रीटी एंड रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल। और जो भी वर्साइल ट्रीटी में हम लोग पे थोपा गया, हम उसको सबको हटवा दूंगा, और जर्मनी का जो डिग्निटी है, यानी कि उसका जो मतलब इज्जत, उसको मैं वापस लाऊंगा। अब जाहिर सी बात है ये सब चीज़ कोई भी बोलेगा तो क्या सब लोग तो सपोर्ट करेंगे ही। ही प्रॉमिस एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क। इसने क्या किया, प्रॉमिस किया कि भैया हम आपको क्या काम, एम्प्लॉयमेंट दूंगा, एंड अ सिक्योर फ्यूचर फॉर यूथ, और आपको एकदम सिक्योर फ्यूचर दूंगा कि आप लोग का जो है जीवन मतलब बहुत अच्छे से कटेगा। ही प्रॉमिस टू वीड आउट ऑल द फॉरेन इन्फ्लुएंस एंड रेजिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेंसी अगेंस्ट जर्मनी। ये भी प्रॉमिस किया कि भैया जितने भी फॉरेन हमारे वीट्स मतलब होता है ना, वीट मतलब जो अनवांटेड प्लांट होता है, या किसी साइंस है, तो ये वीट कह रहा है कि जो भी मतलब फॉरेन इन्फ्लुएंस जो भी हमारे देश में, है ना, जो भी हमारे देश में जो ये
फॉरेन इन्फ्लुएंस है जो हमारे देश को रोक रहे हैं या किसी भी चीज़ से हेतु प्रताड़ित कर रहा हूँ, उस सबको हटाऊंगा, कबार फेंक दूंगा अपने देश से और रजिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेसी। और कोई भी हमारे देश के भी अब बारे में कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं करेगा, कुछ भी मतलब बातचीत करा या कोई भी साजिश नहीं करेगा। अब जाहिर सी बात है ये सब चीज़ बोल रहे हैं, कहाँ लोग जो हैं वो बीमार पब्लिक से परेशान, बीमार पब्लिक से परेशान नहीं, वो लोग तो अपने में लड़ रहा है। लोग जो हैं भूखमरी से परेशान है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, और कहीं पे ये आके ये हिटलर जो है इस तरीके से इसे बात बोलता है, तो जाहिर सी बात है सपोर्ट करेंगे लोग। Hitler devised a new style of politics. He understood the significance of rituals and spectacles in mass mobilization. हिटलर जो है वो एक नया स्टाइल का पॉलिटिक्स लाना चाहता था और ये इसको पता था कि रिचुअल्स जो है मतलब वो मतलब रिचुअल्स मतलब होता है ना वो पूजा पाठ में जैसे वो चीज़ करना है, जैसे स्वास्तिक देख रहे हैं, स्वास्तिक जो हम लोग का अभी भी आज का सिम्बलाइज है। और ये मास मोबिलाइजेशन में विश्वास करता था, ये लोगों को देखिए दिखाता था, देखिए आपने आर्मी को पूरा एकदम हर साल हर बार, क्योंकि जानता था कि लोग इसको देख के ही आपको सपोर्ट करेंगे, है ना, सपोर्ट करेंगे या उनको लगेगा कि हाँ भैया ये है। तो नाजी हेल्ड मासिव रैली, नाजी जो है वो मासिव रैली को हेल्ड करता था इन पब्लिक मीटिंग टू डेमोन्स्ट्रेट टू सपोर्ट द हिटलर एंड इंस्टिल इन द सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल। हिटलर जो है वो क्या, हिटलर नाजी जो है वो मासिव रैली निकालता था, पब्लिक मीटिंग करता था, डेमोन्स्ट्रेट दिखाता था हिटलर को, है ना, कि यूनिटी में एकता है ना, हम लोग मिल के हैं, हम लोग जीतेंगे, हम लोग मतलब जर्मनी को अपना खोया और सामान दिलाएंगे। द रेड बैनर विद द स्वास्तिक, रेड बैनर होते थे स्वास्तिक के, नाजी सैल्यूट करते थे एंड रिचुअल्स राउंड्स द एप्लूज आफ्टर द स्पीच वेयर ऑल पार्ट ऑफ द स्पेक्टिकल्स ऑफ पावर। ये इसके पावर को दिखाता था, जिससे जब भी भाषण हो जाता था उसके बाद वहाँ से मतलब देख ही रहे हैं यहाँ पर इस स्वास्तिक में दिख रहा है रैली लगा हुआ है ना। इसके बाद थोड़ा सा कुछ मतलब धर्म से रिलेटेड कुछ मतलब या तो मंत्र वगैरह करता होगा, है ना, या आग तो जलाता ही होगा। Hitler addressing essay and essay column notice the sweeping and straight column of the people, so such photograph were intent to show the grandeur and the power of the Nazi movement। मतलब ये कह रहा है कि हिटलर जो है यहाँ से कहीं संबोधन करेगा, इधर से ही अपना पावर को, इस सब आर्मी मिलिट्री को दिखा रहा है लोग। नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुल प्रोजेक्टेड हिटलर एज अ मसीहा। नाजी प्रोपेगेंडा जो है स्किलफुल प्रोजेक्टेड हिटलर को, देखिए नाजी का जो प्रोपेगेंडा था यानी कि वो सब जर्मनी को वापस लाएगा, है ना, जर्मनी के खोए सामान को, लोगों को जॉब देगा, ये सब देगा, और हिटलर को लोग मसीहा समझने लगे, एज अ सेवियर, एज अ समवन हु हैड ए राइट टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस। लोग देखने लगे कि भैया आखिर मतलब ये एकदम हिटलर को एक मसीहा की तरह लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग कहाँ, वो लोग के पास खाना नहीं, पीना नहीं, नौकरी नहीं, कुछ नहीं, तो हिटलर कहीं से आता है और बोलता है कि हम आपको ये सब चीज़ देंगे, ना, लोग इसको मसीहा भगवान की तरह समझ रहे हैं। इट इज़ एन इमेज दैट कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल हु सेंस ऑफ द डिग्निटी एंड द प्राइड हैड बीन शैटर्ड एंड हु वेयर लिविंग इन अ टाइम टू एक्यूट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। जो लोग हैं वो इमेजिन कर रहे हैं अब से कि अब जो है वो लोग का ज़िंदगी जो है वो डिग्निटी जो है वो फिर से वो खोया हुआ जो था वो सब आएगा, है ना, और एक्यूट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वी आर लिविंग इन द क्या है उससे वो लोग बाहर निकलेंगे। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2.1 द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। आई होप मैं आपको मतलब समझा पाया हूँ अच्छे से, है ना, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।